बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अदना और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। लाहौर के शहरियों की आज छुट्टी है नाज़रीन, क्योंकि हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का है आज का दिन, और हुकूमत ने आज लाहौर में मकामी तातील दी है। तो बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और ये 3 रोज़ा उर्स होता है। वैसे तो चहल में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है, इस हवाले से भी तकरीबात का सिलसिला जारी है। जुलूस निकाले जा रहे हैं और दफातर तालीमी इदारे, बाज़ दीगर सरकारी इदारे भी आज लाहौर भर में बंद रहेंगे। जी हाँ, जबकि उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद भी दाता दरबार का रुख करती है, और इस बार भी हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन वहाँ पहुँच रहे हैं, जिनके लिए हर मुमकिन सहूलत फ़राहम की जा रही है और उसके लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। दूसरी जानिब जिस तरह जुनैद भी बात कर रहे हैं कि चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर पंजाब भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ाम भी किए गए हैं, और पुलिस और रेंजर्स दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके एहलकार भी हसास मकामात पर तैनात कर दिए गए हैं। जबकि जुलूसों, मजालिस और उर्स के जो इज्तिमात हैं उनकी भी मुसलसल निगरानी की जा रही है, और हुकूमत ने शहरियों से भी अपील की है कि वे सिक्योरिटी इदारों से ताउन करें और किसी भी मुश्तबा जो सरगर्मी है या कोई शख्स है उसकी फौरी मुतालिका हुकाम को इतला करें। आगे बढ़ते हैं और आज की टॉप 5 स्टोरीज की बात करते हैं नाज़रीन, जिसमें सबसे पहले तज़किरा होगा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का। जज्बाती सतह पर और सियासी मामलात में खींचातानी तो जारी है, लेकिन हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर अल जज़ीरा की कवरेज को जर्द सहाफ़त करार दिया है। ये क्या मामला है? वज़ीर इत्तलात ने लबकुशाई की है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं है बल्कि धांधली ज़्यादा थे, और उन्होंने एक ऑडियो पैगाम भी जारी किया है सोशल मीडिया पर, जिन्होंने टिक टिक करते हुए कहा है कि नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जनाब। तो अब क्या ये धमकी है या अभी वो हुकूमत का हिस्सा रहते हुए इसी तरह हल्की फुल्की नोकझोंक का सिलसिला जारी रखेंगे? इस पर हम तफसील से बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ओमान के साथ अहम राब्ते जारी हैं। इस्माइल बकाई की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं और उसके पास एक अच्छे मुआहदे पर दस्तखत करने का ये आखिरी मौका है। ट्रंप एक बार फिर बेवक्त की रागनी अलापते हुए नज़र आ रहे हैं और हमेशा की तरह इस तरह के बयानात देते हैं और फिर सब कुछ लगता यूँ है कि सेटल डाउन हो गया, लेकिन उसके बाद जब ईरान का बयान सामने आता है तो उस सबकी कलई खुलकर रह जाती है। इस पर भी तफसील से आगे चलकर हम बात करेंगे। फिर बात होगी क्रिकेट की। दूसरा टेस्ट, अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 2 विकेट पर 266 रन बना लिए हैं और वेस्टइंडीज़ की टीम 344 रन पर ढेर हुई। पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत दिखाई दे रही है। इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए क्या करना होगा, इस पर माहिरीन की राय शामिल करेंगे। उसके बाद बात करेंगे क्या आने वाले महीनों में दुनिया को अमन की खुशखबरी मिलेगी या नहीं। आने वाला ये जो चंद महीने हैं कितने अहम हैं, क्या जंग मज़ीद तूल पकड़ेगी या फिर जंग थमती भी नज़र आ रही है। इस पर भी हमारे साथ माहिर इल्म नजूम होंगे, उनसे भी जानेंगे। और आखिर में बात होगी कोडेपेंडेंसी या बीमार प्यार, ऐसा रिश्ता जिसमें इंसान अपनी खुशी और ज़रूरियात भूलकर दूसरे पर हद से ज़्यादा मुनहसर हो जाता है। ये कोडेपेंडेंसी है क्या, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सुनने में लगता है कि काफ़ी दिलचस्प मौजू है, लेकिन आप सुनकर इसमें क्या क्या पहलू हैं ये देखकर हैरान रह जाएंगे। आगाज़ कर लेते हैं हम आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से, जो चहमगोइयाँ जा रही हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की भोचाड़ की जा रही है, और उस पर अब अवाम ये सवाल पूछ रही है और हक बजाने भी है कि आप विफाक में एक साथ हैं, सदर आपका है, वज़ीर आज़म उनका है, हर चीज़ की आपस में आपने हिस्सेदारी की हुई है, तो फिर ये जो बयानात हैं, ये जो इल्ज़ामात हैं, एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है या ये करप्शन के चैम्पियन है, इन सारे बयानात का मकसद क्या है जब आपने हुकूमत एक साथ करनी है और एक दूसरे को आपने सपोर्ट भी करना है हुकूमत में? बिल्कुल, और जो इस तरह से तुंदो तेज़ बयानात आते हैं फिर उसके बाद फिर सिलसिला थम जाता है और पीडीएम इत्तेहाद जारी रहता है। क्या इस बार भी यही होगा? नताइज को तस्लीम कर लिया जाएगा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के नताइज पर अभी सियासी जो दर्जा हरारत है वो मुसलसल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबात को साफ और शफाफ तस्लीम करने से इनकारी हैं, और साथ ही साथ उन्होंने जो गिनती, जो काउंटडाउन शुरू किया है उस पर भी बात करेंगे। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। निज़ामी साहब, जिस
जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तो पहले भी इस तरह की नोकझोंक होती रहती है, लेकिन इस बार लगता है कि मामला ज़्यादा गर्म हो चुका है। और जिस तरह से काउंटडाउन दे रहे हैं बिलावल भुट्टो, वो कहते हैं कि अब नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तो इस पर आपका तबसरा जानना चाहेंगे कि आप क्या कहते हैं, वाकई इत्तेहाद टूटने जा रहा है? बहुत शुक्रिया। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में हमें याद है कि इससे कुछ निचले लेवल की कशीदगी थी और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और इसहाक डार ने एक अहम मुलाकात की और चीज़ें बेहतर हो गई। अब यहाँ पर मामला ये है कि चूँकि 2 फेज़ में नताइज का ऐलान हो चुका है, अगरचे ये भी एक इंतखाबी धांधली की सूरत है कि मरहलावार इंतखाबात में साथ साथ नताइज का ऐलान नहीं किया जाता, बल्कि जब तमाम मरहले मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर नताइज का ऐलान होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया, तो सादा अक्सरियत तो तकरीबन मुस्लिम लीग नून को हासिल हो चुकी है। जो तीसरा मरहला है उसके अंदर भी मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो अब इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि अगर 10 अगस्त के तीसरे मरहले के बाद 14 या 15 अगस्त के बाद भी पीपल्स पार्टी की जानिब से इंटेंसिटी और तंतुंदो तेज बयानात की शिद्दत यही रहती है, तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि जी मामला वाकई ख़राब है और हुकूमती कोलिशन जो है वो खतरे में है। लेकिन अगर 10 अगस्त के बाद 2 से 3 दिन में जब प्राइम मिनिस्टर अनाउंस हो जाता है कश्मीर में, बाकी हुकूमत साजी की चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर बयानात में कमी आ जाती है, तो फिर ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कोलिशन पार्टनर्स बैठ कर बात करके आगे चलने की बात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि नेशनल असम्बली के अंदर जितना भी तरामीम का मामला है या कानून साजी का मामला है, जिसमें 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो उसमें मुस्लिम लीग नून को या हुकूमत को पीपल्स पार्टी की बिल्कुल जरूरत मौजूद रहेगी। तो मुस्लिम लीग नून भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि उन्हें वो 2/3 वाले जो इश्यूज हैं उनमें नजरअंदाज करें, क्योंकि ये जो सूबों का मसला चला है, नई बहस शुरू हुई है, तो इसमें 2/3 अक्सरियत जो है वो बहुत जरूरी है। सही। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून ये चाहेगी कि वो इस मामले को 15 अगस्त के आसपास सेटल कर ले, इसकी शिद्दत में कमी ले आए, ताकि ये जो बिलावल साहब की तरफ से बयानात आ रहे हैं कि जी टिकटॉक और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और हक़ हाकिमियत के लिए पूरे पाकिस्तान की जो है वो हम कैंपेन करेंगे, तो ये अगर 14 से 15 अगस्त के दरमियान अब देखना ये कि इसको कितना डाइल्यूट किया जाए। अच्छा, लेकिन निज़ामी साहब, ख़राबी पैदा कहाँ पे हुई? क्योंकि अगर हम देखें इस हुकूमत की तश्कील से, तो एक पार्टी का वज़ीर आज़म, दूसरे का सदर, एक का स्पीकर, दूसरे का डिप्टी स्पीकर, एक का वज़ीर आला, दूसरे का गवर्नर, और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अभी हालिया इंतखाबात में एक पार्टी को जीबी, दूसरे को कश्मीर मिलना था। तो फिर प्रॉब्लम, गलत फहमी कहाँ से पैदा हुई? और फिर जो सेटलमेंट करवाती थी जो शख्सियत, मोहसिन नकवी साहब, वो तो खुद इस सिस्टम के कोलैप्स होने की बात कर रहे हैं, मजीद सूबे बनने की बात कर रहे हैं, और उस मुद्दे पर ये दोनों पार्टियां एक पॉइंट पर, एक पेज पर दिखाई भी देती हैं। तो क्या होने जा रहा है? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि इन दोनों की हुकूमत साजी में शमूलियत है, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें हालात ने इन्हें जोड़े रखा है। हमारे सामने पूरी 2 साल की एक टाइम लाइन है जिसमें पता चलता है कि अपने अपने मुफादात को वॉच करते हुए ये एक हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। अब जहाँ तक मामला है मोहसिन नकवी और उनके नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बहस का, इसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ी एहतियात से चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है। और जिस तरह हमारे सामने इस चीज़ को राना सनाउल्लाह ने भी तस्दीक किया है कि जी मियां नवाज शरीफ की जानिब से अभी कोई ऐसी हदायत मौसूल नहीं हुई कि जिसमें ये कहा गया हो कि जी इसको उसी शिद्दत से इसका जवाब दे। लेकिन इसके साथ साथ हमें सूबा हज़ारा से मुस्लिम लीग नून के जो वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ, उनकी भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी हज़ारा सूबा भी बनना चाहिए, तो हम इस मुतालबे के साथ हैं। उनके साथ पीपल्स पार्टी के सेनेटर तलहा भी थे, लेकिन वो एक मखसूस कॉन्टेक्स्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि सूबा हज़ारा के लिए आवाज़ उठाई जाए। मामला सूबा हज़ारा से बढ़कर पंजाब और सिंध का है कि पंजाब और सिंध को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, उसके अंदर आगाज कहाँ से होगा, क्योंकि दोनों पार्टीज ये चाहेंगी कि पहले दूसरे सूबे की तकसीम का आगाज हो। अब इसमें जो मोहसिन नकवी का जो आइडिया है, उसमें जो बुनियादी चीज मैं समझता हूँ मौजूद नहीं है, वो ये है कि मसला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के छोटे या बड़े होने का नहीं है। मसला ये है कि क्या रियासत की इनकॉम्पिटेंस
रियासती लोगों की करप्शन, बददियानती, गैर मुस्तहकम और नापायदार पॉलिसीज जो है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है। उसकी एक बड़ी रोशन मिसाल हमारे सामने आजाद कश्मीर की है। वहां पर 10 जिले हैं, किसी भी जिले की आबादी 10 लाख से ज्यादा नहीं है। 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख ये आबादी है वहां पर। तो अगर वो 10 छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं चलाए गए और वहां पर एक बड़ी एहतजाजी तहरीक शिद्दत पकड़ गई, तो इसका साफ मतलब ये है कि यूनिट के छोटे बड़े होने से ज्यादा जो लोग गवर्नमेंट में सूबे मौजूद बनाना ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, बल्कि इस मैनेजमेंट में सुधार पैदा करना बड़ा चैलेंज है। अच्छा, अगर माजिद निज़ामी साहब अगर हम देखें तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में राना सनाउल्लाह ये भी कहते हैं कि मोहसिन नकवी बड़े ही ताकतवर वज़ीर हैं और बहुत सारे मामलात में वो वज़ीर आज़म को भी, ख्वाजा आसिफ सॉरी, और बहुत सारे मामलात में वो वज़ीर आज़म को भी जवाबदेह नहीं है। इस बात का क्या मतलब है और क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और मोहसिन नकवी साहब अगर इतने ही ताकतवर हैं तो फिर तो सारा कुछ शायद पाकिस्तान में वही चला रहे हैं और वो भी सिस्टम के कोलैब करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है और इसकी मिसाल हमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट्स में मिलती है। आपको याद होगा इमरान खान की हुकूमत में जब फरोग नसीम साहब को वजीर कानून बनाया गया था तो एमक्यू जानकीन से पहली मरतबा ये कहा गया था कि ये हमारे कोटे से मिनिस्टर नहीं बने। तो वहां से बात वाजे हो गई थी कि ये किसके कोटे से हैं। इसी तरह जो मोहसिन नकवी हैं उनका जो राइज है वो इस बात का बिल्कुल इजहार है कि वो कोटे के प्राइम मिनिस्टर की जानिब जो है उनका सफर गामजन है और अभी तक वो इंटीरियर मिनिस्टर तक पहुंचे हैं। और सिचुएशन ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उनसे इस बात पे कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं कर सकती। उसकी 2-3 रीजंस और सबूत हैं। उसके सबूत ये हैं कि क्या मोहसिन नकवी की कैबिनेट के अंदर जो अटेंडेंस है वो क्या एग्जाम्पलरी है, नहीं है। दूसरा ये कि पार्लियामेंट के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो निहायत काबिल मुजम्मत है कि वो एक पार्लिमानी साल के अंदर उन्होंने सिर्फ 2 मिनट सेनेट में खिताब किया और 10 मिनट उन्होंने कौमी असम्बली को दिए। टोटल 12 वहां पे उन्होंने गुफ्तगू की। अगर एक ताकतवर मिनिस्टर अपनी ही हुकूमत में एक साल में पार्लियामेंट को 12 मिनट दे रहा है। और नुक्ता निज़ामी साहब ये भी तो है कि जो डिपार्टमेंट उनके अपना है, एक तो वजारत दाखिला है, दूसरा वो पीसीबी को भी चेयर कर रहे हैं। तो इस वक्त जो क्रिकेट के हालात हैं, जो पीसीबी के हालात हैं, वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो उन्होंने अपने जो जिसमें वो काम कर सकते थे, डिलीवर कर सकते थे, उसमें भी वो कुछ नहीं कर पाए, बल्कि मजीद ज़बूहाली का शिकार कर दिया। जी बिल्कुल, इसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए कि वो तमाम लोग जो उस तकरीब के स्टेज पर मौजूद थे और तकारीर कर रहे थे वही तो सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। और जब DGISPR से भी सवाल किया गया और उन्होंने कहा कि ये उनकी जाती राय है, लेकिन साथ उन्होंने ये जरूर कहा कि आबादी के मामलात हैं और इन चीजों को देखना चाहिए। तो उसमें भी जब नेशनल एक्शन प्लान की बात की गई तो वो सवाल तो वजारत दाखिला से होना चाहिए और वजारत दाखिला में जो मोस्ट फेवरेट मिनिस्टर बैठे हुए मोहसिन नकवी वो जवाब देंगे। हमेशा बात की जाती है कि नेशनल एक्शन प्लान के इतने जो नुकात हैं उनके ऊपर तो बात नहीं की गई। एक नुक्ता जो है वो ऑपरेशंस वाला, उसको आर्मी डील कर रही है, तो बाकी नुक्तों का जवाब तो वजारत दाखिला की जानिब से आना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी कैंपेन है इसमें मुस्तकबिल की बात करने से बेहतर है कि पहले माजी में उनकी कारकर्दगी का हिसाब लिया जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए कि आप अगर एक नया रोड मैप लेके आ रहे हैं तो आपकी अपनी 2 साल की परफॉर्मेंस क्या है कि जिसकी बेस के ऊपर आपने कोई डिलीवरी की नहीं की, आवाम को क्या सुख पहुंचाए, तो आप उसमें कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल सही। अच्छा निज़ामी साहब, अभी क्या होने जा रहा है? क्या तस्लीम कर लिया जाएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से इन इलेक्शन के जो नताइज हैं उनको, या फिर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी बाइकआउट करेगी? और अगर कर भी लेती है नताइज से तो नून लीग इस पोजीशन में तो है कि वो अपनी हुकूमत वहाँ पर बना सकती है आज़ादाना तौर पर। तो क्या समझते हैं फिर PDM इत्तेहाद टूटेगा या 15 तक हमें वेट करना होगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए, PDM इत्तेहाद टूटने की बात तो इसलिए नहीं की जा सकती कि जो नेशनल असेंबली का या पार्लियामेंट का स्कोर कार्ड है वो बड़ा डिफरेंट है। उसमें जो 3 मेजर प्लेयर्स हैं जिसमें PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल है, उनमें से 2 को हाथ मिलाना होगा। और फिलहाल अगस्त के अंदर मुझे कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला ले। अगर तो ऐसा होता है
तो फिर हम ये दावा कर सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं कि जी कोई तब्दीली मुमकिन है, लेकिन मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। ठीक है। तो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट बनेगी, मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी उसमें रहेगी, लेकिन ये समझना कि उसकी बुनियाद के ऊपर बिलावल भुट्टो की जानिब से हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी होगी, इस महीने में मुझे ये चीज़ नजर नहीं अच्छा, आ रही। लेकिन दूसरी तरफ एक और भी चीज़ हाईलाइट हुई है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात ताताड़ा की तरफ से अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग को ज़र्द सहाफ़त कहा गया है और ये काफ़ी अरसे से जारी है। तालिबान का मामला हो, पाकिस्तान में फ़ितना ख़वारिज, फ़ितना हिंदुस्तान की कार्रवाइयाँ हों, दूसरे नैरेटिव को भी उसी तरह से उस अंदाज में जिस तरह से वो दिखाना चाहते हैं, अल जज़ीरा उसे रिपोर्ट करता आ रहा है। तो ये कतर की रियासती पॉलिसी है, अल जज़ीरा की इंडिविजुअल है, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा जो एक सहाफ़त को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी पीछे बैकग्राउंड क्या है? देखिए, अल जज़ीरा हो, CNN हो, BBC हो, उसका बैकग्राउंड नहायत सादा और आम फहम होना चाहिए, और वो ये है कि जब नेशनल मीडिया पर चीज़ों का ब्लैकआउट होगा, सेंसरशिप मौजूद होगी, तो वो पूरी की पूरी ऑडियंस जो है वो इंटरनेशनल मीडिया की तरफ कन्वर्ट हो जाती है, और फिर इंटरनेशनल मीडिया जो चाहता है वो उसके हवाले से वहाँ पर उसको मनूवर करता है, उसको एंगल करता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर इस पूरे मामले को डिफ्यूज़ करना है तो उसका सादा सा हल ये है कि नेशनल मीडिया की क्रेडिबिलिटी में इजाफा किया जाए, नेशनल मीडिया को एक्सेस दी जाए, नेशनल मीडिया वहाँ से रिपोर्ट करे ताकि हकायक सामने आ सके, और इंटरनेशनल खबर रसाई इदारों के ऊपर जो इल्ज़ाम आता है कि जी वो जानिबदार हैं, वो किसी एजेंडा को टो करते हैं, तो वो इल्ज़ामात जो है वो ऑटोमेटिकली इसलिए ख़त्म हो जाएंगे कि ऑडियंस वापस जो है वो नेशनल मीडिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये अगर इसका सलूशन कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ से बहुत आसानी से जो है वो इसको हैंडल किया जा सकता है। बिल्कुल, और अगर वहाँ पर ब्लैकआउट ना होता, यहाँ के मीडिया को एक्सेस दिया जाता, तो शायद मामलात कुछ और होते और ख़बरें भी कुछ और तरह से गर्दिश कर रही होती। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। और बहरहाल ये करते हैं कि इस वक्त जो भी वहाँ पर सियासत करे, जो भी हुकूमत में आए आज़ाद कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के जो आवाम है उनके लिए, उनके मसाइल को देखते हुए वहाँ पर काम किया जाए। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अमेरिका ईरान कशीदगी और इसमें मुज़ाकरात कितने कामयाब हो सकते हैं, इम्कानात कितने हैं, कौन कौन क्या कोशिश कर रहा है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक। अमेरिका ईरान के दरमियान ताल्लुकात एक बार फिर से कशीदगी का शिकार हैं, जहाँ मुमकिना मुज़ाकरात जोहरी मुआहिदे के हवाले से दोनों ममालिक के मुतज़ाद बयानात सामने आए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और तेहरान के पास एक अच्छे मुआहिदे पर दस्तखत करने का ये आखिरी मौका है और अगर ईरान ने मुस्बत फैसला ना किया तो इसे मज़ीद सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान भी कहता है कि हम तैयार हैं, आप आइए। बिल्कुल, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का घिसा पिटा बयानिया है, हमेशा की तरह वो इस तरह के बयानात देते हैं और फिर वो दोबारा से जब ईरान की जानिब से इस तरह का बयान आता है, जिस तरह से अभी भी आया, ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से उनके तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ये कहते हैं कि अमरीकी सदर के दावों को मुस्तरद करते हुए वाज़े किया कि ईरान और अमरीका के दरमियान किसी किस्म की बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और उनके मुताबिक ईरान इस वक्त ओमान के ज़रिए अहम सफारती राब्ते बरकरार रखे हुए है, ताहम अमरीका के साथ बराह रास्त बातचीत की इतलात दुरुस्त नहीं है। तो यही हम सब जानने के लिए मंसूर जाफर साहब को हमने मदऊ कर रखा है। माहिर मशरिक़ वस्ती अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको मंसूर जाफर साहब। मतलब ये तो फिर से वही सिलसिला चल पड़ा है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो बयान देते हैं कि मुज़ाकरात के टेबल पर बैठ रहे हैं, ईरान घुटनों पर आ चुका है, ईरान मिन्नत समाजत कर रहा है कि हमसे मुज़ाकरात कर लिए जाएँ, और दूसरी तरफ ईरान है जो ये कहता है कि हम बिल्कुल मुज़ाकरात के टेबल पर नहीं आए हैं और ना ही उनके साथ कोई बातचीत भी नहीं चल रही है इस हवाले से। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या खुद साख्ता बयान देते रहते हैं या रात को उनको कोई ख्वाब आता है और सुबह उठ के वो बयान दे देते हैं? आखिर चल क्या रहा है और कब तक मुज़ाकरात मुतवक्के हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, जहाँ तक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ईरान के तर्जुमानी का फरीज़ा है, मैं समझता हूँ वो उन्होंने जिम्मेदारी बज़ाम में खुद ही उठाई है। ईरान ने उन्हें इस मकसद के लिए अपना मौका पेश करने के लिए सामने नहीं लाए हैं इस वक्त, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास अपने अवाम को बताने के लिए, दिखाने के लिए कोई ऐसी विक्ट्री ट्रॉफी, कोई ऐसी चीज़ की जिसको वो बता सकें, और ख़ास तौर पे जैसे जैसे उनके मिड टर्म इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है, वो इस नौइयत के बेपर की अफवाहें जो हैं, ख़ास तौर पे ईरान के ज़मन में इस नौइयत की बातें कि जैसे ईरान जो है अब आज नहीं तो कल उनके सामने सरनगू हो जाएगा और उनकी तमाम बातें मान लेगा, जबकि ईरान आपको पता है रोज़ अव्वल की तरह आज भी उसी तरीके से अपने उस मौक़िफ़ पर, उसे उसूली कहा जाए या गैर उसूली कहा जाए ये एक अलग बहस है, लेकिन अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है।
और यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका की जो हठधर्मी है और ख़ासतौर पे चीज़ों को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक ट्विस्ट करने की जो एक एफर्ट रोज़ अव्वल से इन मुलाकात के हवाले से जारी है, वो मैं समझता हूँ असल बुनियाद है इस तमाम कज़िये को इस वक्त तक एक ताक़ी का शिकार करने के हवाले से। और ये जो बात डोनाल्ड ट्रंप साहब करते हैं कि वो बात मान ली जाए वगरना सख्त नताइज, ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अमेरिका और इस्तेमार की बड़ी आप कह लीजिए हिस्टोरिकल बैकिंग है इसकी। कि इस नौइयत की बातें करके वो मुख्तलिफ मुल्कों को और ख़ास तौर पर उनके सरबराहान को, जहाँ पर शख्सी हुकूमतें हैं ख़ास तौर पर ईरान के पड़ोस में जो ममालिक मौजूद हैं, वो इस नौइयत की धमकियों से डरते हैं, इस नौइयत की बातों का असर होता है उन पर। लेकिन ईरान जिसकी एक हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है और ख़ास तौर पे इस्तेमार के सामने और गैर मुल्की जो एग्रेसर जा रहे हैं उनके सामने खड़े होने की एक ऐसी तारीख़ ईरान का हामिल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को शायद उस तारीख़ का इल्म नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दोस्त बीबी नेतन्याहू के उन बहकावे, उनकी बेबुनियाद इंटेलिजेंस रिपोर्टों और ख़ास तौर पर मोसाद का जो एक सिनेरियो पेंट किया गया था कि जी आप उनकी फर्स्ट ईयर लीडरशिप को और उनके अस्करी क़यादत को और उनकी दीनी क़यादत को आप एक ही हल्ले में तहक़ीक़ कर दीजिए, फिर उसके बाद आप सड़कों पे अपने हक़ में नारे और अमेरिका के हक़ में नारे, और ईरान में जिस बंदे पर आप हाथ रखेंगे वही ईरान का सरबराह। और इस मकसद के लिए आपने देखा कि इब्तिदा में जो मुख्तलिफ नाम सामने आते रहे, चाहे वो साबका शाह पहलवी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों या फिर कुर्दों को भी असला फराहम किया गया, फिर उनके जो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं दरमानदा किस्म की एक मुजाहिदीन खल्क नामी एक तंजीम जो अपोजिशन का किरदार अदा करती है, उनको भी दाना डाला गया। लेकिन तमाम के तमाम मामला जो हैं वो तबाह बर्बाद होगा। इस तमाम जो ये तो मुख्तलिफ थेरीज चल रही हैं मंसूर साहब, उसके अंदर महमूद अहमदीनेजाद के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, उस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है? जी ये भी एक मोसाद ही का प्लान है जिसके तहत उनको एक अल्टरनेट के तौर पे पेश किया जाना जो है ये पेश किया जा रहा है, जबकि इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है। ख़ास तौर पे अहमदीनेजाद साहब खुद उस सारे प्रोपेगेंडे की भी तरदीद कर चुके हैं और साथ साथ ईरान की जो मौजूदा क़यादत है उन्होंने भी इस बात को खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। बिलखुसूस उनका जो माजी है, ठीक है, वो मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते रहे हैं बाज़ औक़ात, लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पे जब जनाजे के मौके पे जो एक ईरानी कौम ने अपना एक जो सॉलिडारिटी का इजहार किया अपने शहीद रहबर के साथ, उस मौके पे ख़ास तौर पे जो नारे बुलंद किए गए वो तो इस वक्त मैदान और ऐवान दोनों में लग रहे हैं। इंतकाम की बात दोनों जगह पे की जा रही है। तो ऐसे में किसी ऐसे फ़र्द का नाम लिया जाना कि जो इन नारों के अलरगम कोई मौक़िफ़ रखता हो, मैं समझता हूँ वो ईरान की सोसाइटी के लिए काबिल कबूल नहीं है। और यही मंजर आपने देखा कि उस बड़े पैमाने पे जिस तरीके से लोग निकले और उन्होंने अपना वो कॉन्सेप्ट कि जिसकी बेस पे ईरान का ये इस्लामी इनकलाब बेस करता है, जिसे नज़रिया तो वली अल फ़क़ीह कहते हैं, वो आज भी रीइंफोर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि जो ख़ित्ते के हमसाया ममालिक थे वो माजी में इस नज़रिए से शाकी रहे हैं, वो इसे अपने अकायद या इस नौइयत के फ़िरक़ों के लिए मसाइल का बायस समझ, लेकिन उनकी बज़ाते ख़ुद शिरकत यानी सऊदी अरब की तरफ से, कतर की तरफ से, ओमान की तरफ से अपने वफूद को भेजना, बड़े हाई लेवल वफूद को, वो इस बात का सबूत था कि ईरान का ये जो मौजूदा कॉन्सेप्ट है, जो उनका गवर्नेंस का जो आइडिया है, वो अब उनके लिए कोई ऐसा टैबू नहीं रह गया। वो ईरान के साथ इसी तरह को एग्जिस्ट करना चाहते हैं जिस तरीके से ईरान है। लेकिन ईरान ने, मैं समझता हूँ, उस चीज़ों का थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन की और उससे एक लिहाज से जो ओवर कॉन्फिडेंस हासिल किया, उसको उन्होंने जब इस जनाजे के फ़ौरन बाद एक ऐसी कार्रवाई की जिसमें आबनाए हुर्मुज़ में सऊदी और कतरी टैंकों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, उससे मामलात बिगाड़ का शिकार हुए। और मैं समझता हूँ कि जो वो जी मंसूर जाफर साहब, आप बात मुकम्मल कर लीजिए। जो बातें तय की गई थी वो जो MOU के हवाले से, उसमें जो मैकेनिज्म बयान किया गया था, ख़ासतौर पर किसी भी तनाज़े की सूरत में वो जो हॉटलाइन मौजूद थी, इसी तरह लबनान के हवाले से एक सेल कायम किया गया था, उसको इन्वोक करने के बजाय ईरान का जो रास्त इक़दाम है वो मैं समझता हूँ इसकी एक बुनियाद बना। और अमेरिका तो आपके इल्म है कि वो तो किसी न किसी
बहाने की ताड़ में होता है। बिल्कुल, और हमेशा की तरह उसे बहाना मिल भी जाता है और फिर वो उस पर अमल पैरा होते हुए एक मजीद हमला कर देता है। और अभी भी उनके बयानात जो हैं वो मजीद एक मौका ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से ईरान पर चढ़ दौड़ा जाए। अच्छा, अगर हम देखें तो इस वक्त जो अमेरिका ने पॉलिसी अपनाई है वो हमले करने से ज़्यादा उन्हें सिफारती तौर पर और मुआशी तौर पर कमज़ोर करने की है। और यही डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानात में भी कहते आए हैं कि अगर मुआशी तौर पर हम ईरान को इतना कमज़ोर कर देंगे, मफलूज कर देंगे, तो ईरान खुद बहुत घुटनों पर आ जाएगा। जिस तरह से बहुत सारी पाबंदियां जो हैं वो उनको बढ़ाया जा रहा है या उन पर मजीद वो पाबंदियां जो है वो इस वक्त सख्त की जा रही हैं। आप समझते हैं कि इस तरह से ईरान को घुटनों पर लाया जा सकता है मुआशी तौर पर कमज़ोर करने के बाद, या फिर अमेरिका इसमें भी नाकाम होगा? और अगर अमेरिका इसमें नाकाम हो जाता है तो फिर किस नौइयत का हमला हो सकता है अमेरिका की जानिब से? जी देखिए, जहाँ तक तो ईरान को इंटरनेशनली आइसोलेट करने की और उसको ख़ास तौर पे एक माशी तौर पे जकड़बंदियों का शिकार करने की बात है, तो ये कोई ईरान के लिए नया फिनोमेना नहीं है। आपके इल्म में है कि यही अमेरिका, उन्होंने ईरान और इराक की एक बड़ी तवील जंग करवाई। ईरानी अवाम को उस जंग को बड़े अरसे तक झेलने का एक बड़ा तजर्बा है। फिर इसी तरीके से अभी रिसेंटली ये जो आप कह लीजिए जो पाबंदियाँ जो कह रहे हैं बहुत बढ़ाई जा रही हैं, इससे पहले जब से इनकलाब वहाँ पे आया है, इस्लामी इनकलाब आया है, उसके बाद से अब तक जो है तकरीबन ईरान इसी नौइयत की पाबंदियों का शिकार रहा है। आपने देखें कि इसी पाबंदियों के दिनों में ही ईरान ने अपना ना सिर्फ ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको भी डेवलप किया और उसके साथ साथ अपना मिसाइल प्रोग्राम डेवलप किया, और दाखिली तौर पर उन्होंने इन पाबंदियों में जीना और जिंदा रहना सीख लिया है। तो लिहाजा उनके लिए, उनके अवाम के लिए मुश्किलात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ये मुश्किलात इस दर्जे तक नहीं पहुँची हैं कि जो इस वक्त अमेरिका का, इसराइल का या ईरान के ख़िलाफ़ सरगर्म हुकूमतों का को ख्वाब हो सकता है कि इससे मजबूर होकर ईरान उनके सामने सरनगू हो जाए। वो इस नौइयत की धमकियाँ दे सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसकी हिमायत नहीं करते। अब आप देखिए कि इस पूरे फेज़ जो ईरान के साथ हमलों की है, इसमें ईरान ने यूएई को एक बार भी निशाना नहीं बनाया, इसराइल को एक बार भी निशाना नहीं। ये बड़ी हिकमत अमली है, और इसको अगर आप एनालिसिस इसका करें डीपली तो आपको मालूम होगा कि यूएई के साथ उनके बाकायदा इन्हीं पाबंदियों के दिनों में ही बहुत सारे माली मामलात भी तय पाए हैं। उनके बैंकों में जो उनके मुंजमद असासा जाते हैं वो भी दिए गए हैं। ये वो चीज़ें हैं कि मैं समझता हूँ कि ईरान के लिए इस वक्त ऐसे लूप होल जो है वो खोल देती हैं, ऐसे एवेन्यू खोल देती हैं कि जिनको बाईपास करके बायलैटरली ईरान बहुत सारे मुल्कों के साथ जो है वो मामलात कर रहे हैं। अब अगर ईरान को खासतौर पे जो नेवल ब्लॉकेड है, आपके इल्म में है कि माजी में उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि आपने हुर्मुज़ की बंदिश के जवाब में जो अमरीकी इक़दाम था उससे यकीनन उनके तेल की तरसील बिलखुसूस चीन को जो बहुत बड़ी सप्लाई होती थी, इसी तरीके से पाकिस्तान को, दीगर जो ममालिक थे उनके लिए ख़ासतौर पर एशिया के, उनकी वो तरसील सारी मुतासर हुई। लेकिन ईरान ने उसके हवाले से भी जो है अब मुतबादिल जो है वो तलाश करना शुरू कर दिया। आपने देखा कि इसी तरीके से पिछले दिनों यूक्रेन ने उनके बैकएंड पे जो समंदर है उसमें एक वेसल को निशाना बनाया, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये कोई यूक्रेन कोई असला लेकर जा रहा था, रूस से असला लेकर आ रहा था। तो अब इस नौइयत के एवेन्यूज जो हैं वो खुलते जा रहे हैं। उसमें ज़मीनी भी मौजूद है। पाकिस्तान का आपके इल्म है कि पाकिस्तान ने जो अपने तकरीबन 6 सरहदी गुजरगाहें जो हैं वो उन फंसे हुए सामान के हवाले से वो खोल रखी हैं ईरान के लिए कि वो उस पाकिस्तान के ज़मीनी रूट इस्तेमाल करके उसको इस्तेमाल कर सकते हो। लिहाजा ईरान को मुकम्मल तौर पे दीवार से लगाने के लिए अमेरिका ने जो होमवर्क कर रखा है वो ताहाल तो आपको नाकाम दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस नौइयत के रोज़ नए ट्वीट्स, नए बयानात आपको सुनने को मिलते हैं कि वो हमारी ये बात मान ले वगैरह ये हो जाएगा और ये बात मान, और फिर अगली ही आन में वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब ईरान मुज़ाकरात पर तैयार हो गया। उनकी ये जो डायकोटमी ऑफ एक्शन एंड थॉट है ना, ये ना सिर्फ खुद अमरीकी अवाम बल्कि अमेरिका के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है जो मामलात को बहुत कुर्बत से देख रही है, ख़ासतौर पे इस जंग के जो मनफी असरात हैं उसके बारे में इस वक्त उनके थिंक टैंक्स, वो सारे इदारे जो बातें कर रहे हैं, उनकी जो फीडबैक इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को मिलता है वो उनके लिए यकीनन बड़ा परेशान कुन है। और उसी वजह से जब उनके हाथ को सिरा नहीं आता है तो फिर इस नौइयत के बयानात देके वो, और शायद इसी वजह से ज़हनी दबाव में, परेशानी में वो इस तरह के बयानात दे देते हैं जिनका ना तो कोई सर होता है ना पैर होता है। और जो दूसरी पार्टी है वो भी उन बयानात से इनकारी होती है कि उनके इस बारे में कोई रवाबत नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं हो रहे और ना ही कोई बातचीत हो रही है।
बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मंसूर जाफर सब मौजूद थे। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, और ब्रेक के बाद बात होगी क्रिकेट दूसरा टेस्ट मैच, जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि हिसाब चुकता भी करे और जो जीत के इम्कानात हैं वेस्ट इंडीज़ के उन्हें भी मालूम करे, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर हो चुकी है। इस बेहतरी की वजूहात क्या है, क्या वो तब्दीलियाँ जो की गई हैं, कुछ और, इस पर एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। Stay with us. प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी आपको बताएंगे पाक वेस्ट इंडीज़ दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज़ का खेल ख़त्म हो चुका है और खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 266 रन बना लिए हैं। अब्दुल्ला शफीक 107, जबकि कप्तान बाबर आजम 86 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। आज़ान अवैस हैं 55 और इमामुल हक 14 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन जो आगाज़ है वो बड़ा अच्छा हो चुका है। पहली इनिंग्स में हमने बड़ी अच्छी शानदार कारकर्दगी जो वो देख रहे हैं हम। तो जुनेद, आप खुश हैं, मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खुशी मुकम्मल तब होगी जब ये मैच अपने नाम करेंगे और पिछला जो टेस्ट था उसका बदला लिया जाएगा। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई है और पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ की बर्तरी ख़त्म करने के लिए मज़ीद 78 रन दरकार हैं। तो उम्मीद है कि अगले जो 8 खिलाड़ी हैं वो ये कर पाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार। अवैस भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। मायूसी बहुत से फैंस दिल बर्दाश्ता हुए, क्योंकि हम उम्मीद ये करते हैं कि कम से कम कंपैरेटिवली जो हल्की टीम्स हैं उनके खिलाफ तो हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो, लेकिन पहला टेस्ट हाथ से गया। दूसरे टेस्ट में एक ज़बरदस्त हम देख रहे हैं कि कम बैक हुआ है। क्या जो तब्दीलियाँ की गई थी उसके असरात हैं, या फिर जो तनकीद हुई है उसको सीरियस ले लिया हमारी टीम ने? जो आपने दूसरी बात की, शायद वो कुछ हद तक शायद समझ में आती कि ज़्यादा तनकीद की है। तो ये तो हमारा हमेशा से फ़लसफ़ा रहा है कि तनकीद करो तो ऐसा जवाब देते हैं कि समझ में नहीं आती कि बंदा इनके बारे में पॉजिटिव बात करे, नेगेटिव करे। लेकिन जो कल कमबैक पाकिस्तान टीम ने किया, खास करके अब्दुल्ला शफीक की बात करें, मैं इस हक में नहीं था कभी भी कि अब्दुल्ला शफीक को आप लाते, क्योंकि कामरान गुलाम आपके पास थे। लेकिन कहते हैं ना, हमेशा जो एक बड़ा प्लेयर अपने बल्ले से जवाब देता, उन्होंने कल दिया इस चीज़ को। और क्योंकि इससे पहले जो इनिंग्स थी GSL के अंदर, वो लाहौर कलंदर के साथ गए हुए थे, तो एज सच कोई इंप्रेसिव रही नहीं है। सिर्फ एक इनिंग्स में उन्होंने 11 स्कोर किया था, बाकी सब में 8 या 6 ऐसे कुछ स्कोर था। तो मुझे लगा कि वो आउट ऑफ फॉर्म होंगे। लेकिन वो टेक्स्ट बुक प्लेयर की बात जब आप करते हैं, जिसने डोमेस्टिक खेला हो, इतने बड़े स्टेज के ऊपर आके जाके परफॉर्म करना, दैट शोज कि आपने डोमेस्टिक में कितना ज़्यादा काम किया। अब्दुल्ला शफीक क्योंकि प्रॉपरली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए आते हैं। लेकिन अजान अवैस की थोड़ी बात करना चाहूँगा, जिन्होंने वो बड़ी ज़बरदस्त टून सेट की है। 50 की यंगस्टर हैं, मुझे पता है पिछले मैच को लेकर उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही थी कि क्या उनको खिलाया जाएगा, नहीं खिलाया जाएगा। फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपको पता उनके सर पे थी एज एन ओपनिंग डिपार्टमेंट की। उन्हें बड़ा एक ज़बरदस्त एग्रेसिव अपना स्टार्ट पाकिस्तान टीम को दिया, जो कि ज़रूरत भी थी। यहाँ पर बाबर आजम की भी बात करें तो अब बहुत अरसे के बाद आपको बाबर आजम का पल्ला बोलते हुए नज़र आ रहा है। 1000 कुछ दिन हो चुके हैं उनको सेंचुरी स्कोर की। अल्लाह करे कि वो सेंचुरी बनाने में कामयाब हो। लेकिन जो लीड की अगर हम बात करें, इस वक्त भी आपने जो हम ट्रेल कर रहे हैं 79 रन से, ये पाकिस्तान के लिए स्टिल मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि हम कहीं ना कहीं अच्छा एक अपना मार्क देने के लिए कामयाब हो जाए, क्योंकि 79 रन भी जब नया दिन आता है थोड़ा सा मुश्किल जरूर। पाकिस्तान की हिस्ट्री देख के मैं कहता हूँ दोनों बैट्समैन सेट हैं ज़बरदस्त, लेकिन खुदा ना खास्ता हम क्रम्बल ना हो जाए, क्योंकि जब क्रम्बल हम होते हैं तो आपको पता है बड़े बुरे तरीके से हम क्रम्बल होते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान कम से कम 50-60 नहीं तो कम से कम मैं कहता हूँ 100 से ऊपर की लीड लेने में कामयाब हो, तब जाके हम वेस्ट इंडीज़ को पकड़ सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अवैस भाई, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और हमारे बैटर्स ने भी अच्छी कारकर्दगी से आगाज़ कर दिया है। आगे आप क्या समझते हैं? अभी तो बाबर आजम भी हर क्रीज पर मौजूद हैं, लेकिन जो दीगर खिलाड़ी हैं हमारे 7-8, उनमें से आपको किससे तवक्कुआत हैं कि वो हमें जीत से हमकिनार कराने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं? उस बैटर को आना चाहिए। देखिए, अभी तो कोशिश यही होगी, मैंने कहा ना कि ये अच्छी दोनों पार्टनरशिप आगे भी लेके चलें। खास करके चाहे के वक्फे तक अगर आप आउट नहीं कोई आपका प्लेयर होता तो बड़ी ज़बरदस्त कमांडेबल पोजीशन पाकिस्तान हो जाता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, अल्लाह करे कि हम कामयाब हो जाएं एटलीस्ट इसको ड्रॉ करने, सीरीज़ को ड्रॉ करने में। लेकिन अगर आप रियलिटी पे आएँ तो फिर वही बात आती है कि पाकिस्तान का माइंडसेट है क्या। जब आप एक इम्पॉर्टेंट, उस दिन भी जब आप बॉलिंग यूनिट की बात करें, साजिद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन मैं पेस बैटरी के ऊपर आना चाहूँगा। ठीक है, स्लो विकेट है, स्पिन है, सारा कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ पर विकेट के अंदर थोड़ा बहुत कैरी था। मैं पिछले मैच की बात कर रहा हूँ तो आप उबैद को नहीं खिलाते। मैंने बड़ा स्ट्रॉन्ग इस पर कहा था कि जब आपका वार्म अप मैच था तो आप उसमें उबैद को खिलाते, ताकि आपको एक जज हो जाता कि क्या वो केपेबल है इस सीरीज़ के अंदर रिप्रेजेंट करने में, प्रेशर ले सकता है नहीं ले सकता। क्योंकि
फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसने काफ़ी खेली है, उसका एक्सपीरियंस भी है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट डेफिनेटली वो प्रेशर मांगती है और इस स्टेज के ऊपर उस यंगस्टर से काफ़ी ज़्यादा तवक्को भी थी। अब्बास जैसा प्लेयर जो 900 के करीब फर्स्ट क्लास विकेट्स लेने में बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, आप उस जैसे प्लेयर को बाहर ड्रॉप कर देते हो, तो ये जस्टिफिकेशन फिर आपको देनी चाहिए इस जीत के साथ कि यार ठीक है, जो भी हुआ हमने अपना जो टीम सेलेक्ट की थी वो ज़बरदस्त टीम सेलेक्ट यहाँ पर की थी। आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त मौजूद है, लेकिन सबसे ज़्यादा तवक्को बैटिंग के अंदर आपके मिडल ऑर्डर रिजवान के ऊपर ज़्यादा है, आगा सलमान पे है। लेकिन रिजवान की बात करूँ तो आपको पता है वैसे ही वो दोनों फॉर्मेट से बाहर हो चुके हुए हैं। लगता नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान्स में वो वापसी के लिए हैं। वनडे या T20 की आप बात करें, एक टेस्ट क्रिकेट रह गया जहां पर उन्होंने अपनी आपकी परफॉर्मेंस को मनवाना है, और उनकी परफॉर्मेंसेस आपको पता है डे बाय डे बहुत ज़्यादा हर्ट होती जा रही हैं। चाहे वो PSL के अंदर आप परफॉर्मेंस देख लें, चाहे अभी भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर देखें, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा कि रिजवान किस तरीके से वो 5वीं 6ठी अपना जो बैटिंग पोजीशन है उसको किस तरीके से आगे लेके चलते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पीछे गाजी भी बैठा हुआ है। रोहेल नज़ीर की बात करें, वो बड़ा तगड़ा एक विकेट कीपर बैट्समैन है, तो इनके लिए प्रेशर ज़रूर होगा। लेकिन सारा फिर मैं कह रहा हूँ कि जब आप दूसरी इनिंग्स के अंदर खेलने आएंगे, जो भी इस वक्त आप लीड देते हैं वेस्ट इंडीज़ को, वहाँ पर पाकिस्तान टेस्ट होगा, खास करके स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के खिलाफ। क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर थोड़ा सा पीछे हम हिस्ट्री में चले जाएं तो पाकिस्तान की इनिंग्स चौथी इनिंग्स में ज़्यादातर क्रम्बल होती है, वहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है हमें चेज करते हुए। लेट्स सी कि पाकिस्तान इस वक्त क्या स्कोर करने में कामयाब होता है। अच्छा, अभी 78 रन चाहिए हमें वेस्ट इंडीज़ की बर्तरी को ख़त्म करने के लिए, और हमें कितनी लीड हासिल करनी होगी अगर दूसरा टेस्ट अपने नाम करना है वैसे भाई? देखिए, आपको खास करके इन दो सेट प्लेयर की बात करूं, सेट हैं इस वक्त, आपको कम से कम लंच तक तो इन दोनों को खेलना चाहिए। जिस तरीके का सेट ऑफ प्लेयर चल रहा है, अब्दुल्ला शफीक बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, बाबर आजम फॉर्म के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। आगे आने वाले जो बैट्समैन है, जो टेल आपकी है वो आपको पता बहुत अरसे से परफॉर्म नहीं करी, उनके ऊपर भी दारोमदार होगा कि कम से कम 34-35 पे अगर वो ऐड करते हैं, तो अगर हम 100 रन की भी लीड यहाँ पर लेने में कामयाब होते हैं, 125 की, इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा वेस्ट इंडीज़ पे, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी इस वक्त परफॉर्म कर रही है, खास करके स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करें। लेकिन ओवरऑल मैंने कहा ना कि जिस वक्त पूरे टेस्ट मैच का आप खुलासा निकाल के देखते हैं, तो आई नो इस वक्त टेस्ट चैंपियनशिप से हम बाहर हो चुके हुए हैं, नई टीम वापस बन रही है इस वक्त बाबर आजम की कप्तानी के अंदर। बाबर आजम कितने स्ट्रॉन्ग कप्तान हैं, चाहे इस टेस्ट मैच की बात करें, चाहे अगली टेस्ट सीरीज जो इंग्लैंड के अंदर खेली जानी है, उसमें बहुत सी चीज़ें आपके सामने वाजे हो जाएंगी। पहले इनिंग्स में भी आपको पता है, तो थोड़ा बहुत जब हम अली की बात करूं, क्योंकि इयन बिशॉप बाहर बैठे हुए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। अगर आप वो कमेंट्री में भी देखेंगे, ये क्या कप्तानी कर रहे हैं, आप थर्ड स्लिप ले नहीं रहे हैं। अली आके बात करते हैं उनसे 2 दफ़ा, फिर जाके उनको जाग आती है कि मैंने थर्ड स्लिप ले लिया। बहुत सी चीज़ें जिस पे स्टिल मैं कहता हूँ कि क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह करे कि हम जीतने में कामयाब हों। बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान को देखे हुए कि यार आपने टूर्नामेंट जीता और अल्लाह करे, तो बस अच्छा हम भी होगा कि यही उम्मीद पाकिस्तान लगाए जीते। बैठे हैं वैसे भाई कि बस अल्लाह ही करे, और हमारी टीम भी इस बार तो हर कोशिश कर रही है। आप आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, माइक स्मिथ को पाकिस्तान टेस्ट टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया है 2 साल के लिए, क्या समझते हैं कितना ऐसा इकदाम है और कितना इससे बेहतरी आएगी? देखिए, जिस मर्जी को भी आप कोच लेके आए, सिर्फ कहता हूँ कि खुदारा उसको कम से कम एक लॉन्ग टाइम तो दें। हमारा एक मसला ये है कि हम लोग 1-2 सीरीज के अंदर हम जज करने लग पड़ते हैं, हम कहते हैं जी फिर अपना कुछ चेंज करके किसी और कोच को ले आए। मुल्तान सुल्तान के वो रहे हैं, मुल्तान सुल्तान की कोचिंग में आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान की भी रही है। लेकिन जब आप पाकिस्तान नेशनल टीम की बात करते हैं तो आसान नहीं होता, क्योंकि आपने बहुत से प्रेशर्स को झेलना होता है, जिसमें आपका मीडिया प्रेशर है, फ़ैन प्रेशर है, बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं यहाँ पर। तो आपके जो साइकोलॉजिकली जो माइंडसेट थिंकिंग प्रोसेस है थोड़ा सा लिमिटेड ज़रूर हो जाता है जब आप इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, लेकिन उनको टाइम देना पड़ेगा आपको। मसला ये है कि जितनी आपने चॉप्स एंड चेंजेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हालिया अरसे के अंदर किए हैं, आप भी इस पर एग्री करेगी कि जो बड़े नाम है पाकिस्तान क्रिकेट के, जो या दुनिया क्रिकेट की मैं बात करूँ कोचेस की, वो आपको नहीं जुड़ना चाहते, क्योंकि इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रही है, वो काम नहीं करना चाहते आपके पास। तो आपके पास जो भी चंक्स एंड बिट्स में लोग आते हैं वही काम करना चाहते हैं, फिर उनको खुदारा थोड़ा लंबा कैरी ऑन करें, ताकि उन पर भरोसा तो करें कि अपना वो सेटअप को लेके चलें। आई होप कि 2 साल अगर आपने इनको रखा है तो 2 साल की आप इनको कैरी करें, ये ना पता चले फिर 2 सीरीज के बाद कोई और नया कोच आ रहा है।
बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सैयद मोहम्मद अवैस, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं से आप परफॉर्म कर रहे हैं उसी तरह करते रहिए, आपको नज़र ना लगे, क्योंकि हम तो दुआएं कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप पिछले टेस्ट मैच का बदला भी लें और सीरीज़ भी अपने नाम करें। आगे बढ़ते हैं। वगैरह कुछ जला देनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इनके ऊपर नज़र जितनी उतार सकते हैं उतार दीजिए, क्योंकि इनको अपनी नज़र लग जाती है जब ये अच्छा खेलते हैं। कुछ लाहौर की उर्स की बात हो जाए, दाता साहब का उर्स जारी है नाज़रीन, मकामी छुट्टी भी है और हमारे रिपोर्टर भी वहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, तो उन्हीं से जानते हैं कि इन तकरीबात के दौरान तौसी मंसूबे का भी काम जारी था, जो कि 90% से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका था और ये कहा जा रहा था कि वहाँ से जो राह गुज़र है वो भी काफ़ी तंग हो चुकी है। उर्स और हज़रत इमाम हुसैन के चहलम के बाद अंडरपास का इफ्तिताह भी कर दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा था और तौसी एरिया की ताज़ीन और आराइश भी जारी थी। तो तफसीलात जानते हैं राना वहीद से कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ पर सब कुछ रास्ते खुले हुए हैं। जी राना वहीद। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लाहौर के अंदर जो है हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आज तीसरा रोज़ है और उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे तोसी मंसूबे पे काम भी जारी है। एक तरफ तो उर्स जो है वहाँ पे ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है उन्होंने हाज़िरी दी है दाता दरबार के ऊपर, लेकिन उसके तोसी मंसूबे का जो है वो काम जारी है। तकरीबन 32 कनाल का रकबा है जिस तोसी मंसूबे में शामिल किया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो मैं आपको दिखाऊँ कि ये वो परिंदा मार्केट है जो खाली करवाई गई और वहाँ पे आप जो है वो तोसी का काम जो है वो जारी है। और इसमें अगर देखा जाए तो इस सारे सिनेरियो के अंदर चूँकि यहाँ पे अंडरपास भी बनाया गया है, आप इस वक्त आप देखें कि इसको बाकायदा तौर पर जो है वो सेन की शक्ल दी गई है कि आप जो है ये बड़ा वसी व अरीज़ जो है वो सेन जो है वो बन गया है। और इसमें जो मेरे पीछे जो है वो पनाहगाह थी और उसमें उसका भी जो काम है वो जारी है। इस वक्त आप देखें कि ये गुंबद जो है बड़ी दूर से आप जो है वो नज़र आएगा और ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जो है ये ऊपर से गुजरेगी, लेकिन नीचे जो है वो दरबार का हाथा ही बनेगा, उसको उसका सहन ही तस्वर किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मंसूबा था जिसके ऊपर काम जा रहे हैं। 90% जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कुछ काम बाकी है क्योंकि उर्स है और उसके साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलम है। तो दोनों के शुक्रिया राना वहीद, इस हवाले से आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो ताज़ीन और आराइश का काम है वो तो जारी है, लेकिन इसके बावजूद रास्ते बड़े कुशादा हो गए हैं और जो वहाँ पर आने जाने वाले ज़ायरीन हैं वो बड़े पुरसुकून अंदाज में वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। जी हाँ, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और अभी आपको जैसे कि पता है, एक तो हमारे पाकिस्तान के सियासी हालात किस तरह के चल रहे हैं और फिर जो बैरूनी ममालिक आपस में जो जंगें छेड़ के बैठे हुए हैं उसके ऊपर भी आज हम जानेंगे। हमारे साथ माहिर इल्म नजूम होंगे उनसे कि आखिर ये जंगें कब थमेगी। उनकी बहुत बड़ी प्रेडिक्शन इस हवाले से आती रहती हैं कि ये जंगें शुरुआत होने जा रही है, ये साल ऐसा गुजरेगा, ये महीना ऐसा गुजरेगा। तो क्यों ना आज हम जान लें कि ये जंगें कब थमेगी, मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या बनने जा रही है, हुकूमत सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, आज़ाद कश्मीर के मामलात क्या होंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शहजाद खान साहब, माहिर इल्म नजूम हैं और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि मुल्की और आलमी सतह पर भी जो तेज़ी से बदलती सूरत हाल है इसमें आगे आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में क्या होने वाला है। एम ए शहजाद साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे आगाज़ कर लेते हैं हमारे पड़ोस में जो इस वक्त बड़ी जंग, जो कि तीसरी जंग अजीम से भी उसकी तशबीह दी जा रही थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कभी सफ़ाहस्ती से मिटाने की बात करते हैं ईरानी तहज़ीब को। ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है, जिस तरह से जवाब दिया है, वो भी लोगों के लिए सरप्राइजिंग है। होने क्या जा रहा है, कौन किस पे हावी होगा, अरब ममालिक का मुस्तकबिल क्या होगा, फ़लस्तीन का मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान जो कि उभर के लाइमलाइट में आ चुका है, पाकिस्तान को आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाह। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले मैं एक बात करूंगा कि जो ग्रहण होते हैं ये बड़ी अहमियत रखते हैं। जो जैसे कि अगर हम देखें 2026 में फरवरी में सोलर एक्लिप्स हुआ और मार्च में ल्यूनर एक्लिप्स हुआ, तो उसको मैंने मद्देनज़र रखा था। तो इसी बुनियाद पे मैंने 2025 में प्रेडिक्शन कर दी थी कि फरवरी और मार्च में जंग हो सकती है 8 से 9 ममालिक में। वैसा हुआ, चलो वो तो मामला हो गया। अभी अगस्त में 12 अगस्त को फिर सोलर एक्लिप्स है, ये जो कमिंग 12 अगस्त है, और 28 जो अगस्त है उसमें ल्यूनर एक्लिप्स है। अच्छा, पहला जो इस साल का सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण था वो मशरिक में ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान में देखा गया।
इसे भी कहने मशरिक़ वस्ता में भी देखा गया। लेकिन जो अब आ रहा है ना, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण अगस्त में, और अभी हम अगस्त में ही बैठे हुए हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान में नहीं देखा जाएगा, ठीक है। और मिडिल ईस्ट में जुज़वी तौर पे कुछ जगहों पे देखा जाएगा, ठीक है, लेकिन 90% मगरिब में देखा जाएगा। इसी तरह अगर हम चांद ग्रहण की बात करें जो 28 अगस्त को है, वो भी तकरीबन पाकिस्तान में नहीं देखा जाएगा, लेकिन साउथ में कुछ एरिए पे वो देखा जाएगा, लेकिन मगरिब में वो ज़्यादा देखा जाएगा। तो मगरिब में देखा जाएगा, इसके असरात मगरिब पर ही होंगे, जी फिर हाँ, मगरिब डूबेगा। जी हाँ, आप बड़ी सही जगह पे आप पहुँच गए। तो पहले जो मशरिक में जो देखा गया तो उसका नुकसान मशरिक में हुआ, लेकिन जो अब मगरिब में ज़्यादा देखा जाएगा, तो जो मैं इल्म जफ़र को भी जानता हूँ, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के हवाले को, सब इल्म को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ये इसका नुकसान मगरिब को ज़्यादा होगा। अब हम आते हैं कि ये जो आपका जो सवाल है मेन कि इस जंग का क्या बनेगा। अगस्त में ज़ाहिर है ट्रम्प साहब जो है वो जुपिटर के मालिक है अकॉर्डिंग टू नेम, ठीक है। जुपिटर जिसे गुरु कहते हैं, और वो 15 जुलाई को वेस्ट में गुरूब हुआ है, लेकिन 9 अगस्त को वो ईस्ट से राइज होगा। ये बड़ी अहम बात बताने लगोगे। 9 अगस्त का मैंने नाम लिया, ठीक है। अब 9 मरीख का है। अगर हम गौर करें तो अमेरिका को एक कामयाबी मिली थी, उसने एक जुल्म किया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम चलाया था, अगस्त के महीने में, ठीक है। मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ, और मैं सोच रहा था कि ट्रंप कोई ऐसा ऐलान करेगा कि मैं इंज कर देंगा, मैं उंज कर देंगा, उसके माइंड में था। मैं जंग अजीम की बात कर रहा था, जो पहली जंग अजीम जो लगी थी वो 1 अगस्त को लगी। मैं सोच रहा था कि अगस्त में इसने कुछ कहना है नेगेटिव, लेकिन उसने स्टार्ट के अगस्त में पॉजिटिव गुफ्तगू कर दी। मैं ये सऊदीया ने कह दिया, कतर ने कह दिया, ठीक है, यूएई ने कह दिया, तो मैं इनके कहने पे, इनकी दरख्वास्त पे मैं जो है जो बड़ा हमला करने जा रहा था मैं रोक रहा हूँ, उसको रोक दिया। लेकिन मेरे माइंड में बात फंसी हुई है कि अगस्त में ये फिर बड़ा हमले की बात कर देगा। ये 2 दिन में सिर्फ बात कर देगा या हमला कर देगा? अच्छा, दो ये अलग-अलग 2 दिन में कर दे, ये 4 दिन में कर दे। लेकिन अब खाली ये तो नहीं कि दुनिया में मैं ही एस्ट्रोलॉजर बैठा हूँ, अमेरिका में उनके भी कुछ होंगे, इजराइल के पास भी कोई नेथनयाहू, वहाँ भी कुंडलियाँ बड़ा खेलने की कुंडलियाँ मिलाई जा रही होंगी। इंडिया भी 9 नंबर को खेलने की कोशिश करता है। पिछले साल इंडिया ने कोशिश की थी 9 नंबर पे खेलने की, लेकिन मैंने कहा था कि इनका 9 नंबर मुल्क पाकिस्तान के अलावा मुसलमानों का एंजल नंबर है। लेकिन ये जो 2026 है ना, 2026, इन तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो ये 1 नंबर है, ये भी मुसलमानों का है। अगर वाली बात करूं, लेकिन मुझे शक है कि ये हमला करेगा 2026 के अगस्त में। अमेरिका एक बड़ा हमला कर सकता है, मुझे शक है, लेकिन ईरान उसका जवाब बड़ा भरपूर देगा और उसका जो नुकसान मगरिब तक पहुंचेगा। और 3 नवंबर 2026 को ट्रम्प का इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन। तमाम डिजिट्स को काउंट कर लें तो बनते हैं 6, और 6 नंबर बीमारी, सहर और जादू का है। ओके। और मैं समझता हूँ मिड टर्म जो ट्रम्प हार जाएंगे, उसकी लड़ाई में उसकी जीत के चक्कर में वो कोई बड़ा ब्लंडर करना चाहेंगे, लेकिन अच्छा खान साहब, ये तो आपने बता दिया है, लेकिन फतह किसकी होती हुई देख रहे हैं आप? जंग तो डोनाल्ड ट्रंप ही शुरू करेगा, हमला भी बड़ा वही करेगा, लेकिन ईरान की फतह देख रहे हैं, अमेरिका की फतह देख रहे हैं? बड़ा सवाल है आपका, और बतौर मुसलमान तो मैं यही कहूँगा कि ये ईरान की होनी चाहिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को। लेकिन बात ये है कि तीनों अलिफ में, ईरान अलिफ में, इजराइल, अमेरिका और इजराइल अलिफ में, हटने वाले नहीं है। इनको हटाएगा कौन, ये एक अहम बात है। अब आप कहेंगे मैं मुल्क पाकिस्तान में का हूँ तो मैं अपने पाकिस्तान की बात करूँगा, नहीं, ऐसी ही है। पाकिस्तान पे से है, वर्गो का मालिक है अकॉर्डिंग टू नेम, डेट ऑफ बर्थ से तो ल्यू है। वर्गो का जो में केतु लगा हुआ था पिछले साल, जो ट्रांजिट कर गया, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ही कलीदी किरदार अदा करेगा। और आप देख लीजिएगा, जैसे कि अभी 3 नेम्स उन्होंने, ट्रंप शायद भूल गए कहने में कि पाकिस्तान का नाम, वो 3 ही ममालिक का नाम लिया, पाकिस्तान का नाम इस दफ़ा सरफहरिस्त नहीं रहा।
अगली जब वो बात मीटिंग करेंगे पाकिस्तान का नाम सबसे पहले बोलेंगे, याद आ जाएगा। पाकिस्तान ही निकालेगा इन्हें इस ढंग से। जी अच्छा, अब अगर हम इंटरनेशनल से निकल के नेशनल सियासत पर आ जाएं तो यहाँ पर किस किस के ऊपर केतु लगा हुआ है? कौन कौन सी सियासी जमात का जो है इस वक्त गुरूब का वक्त हुआ चला है और किसका अरूज का वक्त हुआ चला है? थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ये सियासत सस्टेन करेगी, जो अभी गवर्नमेंट भी चल रही है वो सस्टेन करेगी, और केतु किस किस पे लगा हुआ है? खूबसूरत सवाल है आप। भाई केतु की जरा डेफिनेशन भी बता दीजिएगा ना, अहमद को पता नहीं नहीं, कि वो केतु है क्या। सबको पता है, वो फिर मेरे दिमाग में राहु बात केतु। रह जाएगा। अच्छा, चलिए बताइए। मैडम को तो खैर बड़ा समझ है कि राहु, हाँ, ये तो आपकी राहु का नाम भी ले लिया। लाइक स्टूडेंट आप तो आधा नाम ले रहे हैं, 50% केतु कह रहे थे, लेकिन राहु भी है। अच्छा। उन्होंने कहा राहु को साथ लेके चले, अकेले नहीं जाए। चलें फिर अभी। राहु और केतु मियाँ बीवी हैं। ओके, ऐसे ठीक है, चले। ठीक है। किसी को छोड़ देंगे तो फिर वो काम नहीं चलेगा। अच्छा, जब राहु का ट्रांजिट होता है, केतु का भी ऑलरेडी होता है, दोनों इकट्ठे ही ट्रांजिट करते हैं ये। और राहु और केतु का जो ट्रांजिट है वो 5 दिसंबर 2026 को है, ये ज़हन में रखिएगा इसी साल। अच्छा, बेशुमार लोगों की साड़सतियाँ भी ख़त्म हो जाएगी उसमें, चाहे ममालिक भी शामिल हो या लोग भी शामिल हो। अब आप सवाल की तरफ आते हैं। आपने कहा कि मुल्क की सियासतदान पे किसको किसको लग गया राहु केतु। राहु केतु की तो गल छड़ दो, ये बात होगी अब सैटर्न की, जिसे जोहल और शनि कहते हैं। 26 जुलाई को शनि सैटर्न वो रेट्रोग्रेड हो गया, और मैंने बेशुमार निजी चैनल्स पे कहा, और आपके चैनल के तवस्सुत से भी मैं कह रहा हूँ कि जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाए तो बेशुमार हुकूमतों के तख्ते भी उलट जाते हैं, सियासी हलचल पैदा हो जाती है। जो मैं शुरू से कह रहा था कि जुलाई और अगस्त मुझे खाली मुल्क पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान और दुनिया के जो ममालिक के सियासी हवाले से कशीदगी दिखाई देती है। और मैंने थोड़े दिन पहले कहा भी था, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के धर्मेंद्र प्रधान, हाँ, मैंने कहा था कि इनका मैं इस्तीफ़ा लेके उठूंगा। लोग कहने खान साहब आप कौन होते हो? मैं कहा वो लेके उठेगा, मैं कौन उठना, ऐते शनि ले जाएगा। तो वो हो गया, इस्तीफ़ा मिला। इसी तरह मैंने कहा था ये जो सैटर्न का रेट्रोग्रेड हुआ है, इससे एस वालों के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। एस वालों के लिए अब एस में कौन है? आपके प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ साहब। तो प्रॉब्लम तो शुरू होगी, उनकी हुकूमत तो डोलने शुरू होगी और कमज़ोर होनी शुरू होगी, जिससे मैं ये समझता हूँ वफाक में देखें तो कुछ इस्तीफे तो मैं देखता हूँ कि अगस्त के अंदर जी, क्योंकि सैटर्न जो रेट्रोग्रेड हुआ है ये 10 दिसंबर को सीधा होगा जाके। ठीक है, तो 10 दिसंबर तक इन पर तलवार मैं समझता हूँ कि कुछ इस्तीफे आएंगे, वफाक से हुकूमत कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। जी, तो वज़ीर आज़म पे आपने कहा शनि भारी है इस वक्त, एक तो उन पर शनि भारी है, फिर मौसम नकवी साहब को आप देख रहे हैं वज़ारत उज़्मा में आते हुए, या फिर उनका भी अभी नाम नहीं है इसमें कहीं? क्योंकि इस वक्त बड़े भारी गुजरा में से उनका नाम तस्वुर किया जाता है कि बड़े पावरफुल है। इतनी पावर, मैं तो कहना एक उंगल दे 3 खाने ने, तीनों खाने उन्हें खोल ने। वो माशाल्लाह वज़ीर दाखिला भी हैं, पीसीबी के भी चेयरमैन है, सेनेटर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जब नवाजते तो खुल के नवाजते। अच्छा, ये तो अल्लाह के मामला है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि मोहसिन नकवी साहब मीम से हैं, ये साल मीम का है। ठीक है, तो मरियम नवाज भी मीम से हैं। बता रहा हूँ, ये साल मीम का है। और मीम क्यों है, पहले तो ये पूछ लें कि 2026 के डिजिट्स को काउंट करो, 10 बनता, 0 निकालो 1 है किसका? ल्यू का है। और लेटिन में जो है बब्बर शेर को ल्यू कहते हैं, लेटिन में। अच्छा, ल्यू का जो अल्फ़ाबेट है वो एम है, तो लॉर्ड तो फिर ल्यू हुआ। लेकिन प्लैनेट्स का जो किंग है वो तो जुपिटर है, लेकिन मीम इस साल का लॉर्ड है। तो मीम से आ जाते हैं मोहसिन नकवी साहब। तो चाहे वो एक उंगली के 3 खाने हैं ज़रूर, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बने, वज़ीर आज़म नहीं बनते हुए देख रहे हैं आप उनको। बड़ी मरियम नवाज जी, मरियम नवाज साहिबा अगली वज़ीर आज़म हो सकती हैं। शायद मैं जिंदा ना रहूं उस वक्त, बिलावल भुट्टो साहब, शायद मैं जिंदा ना हूँ, मेरी जिंदगी में तो दिखाई नहीं दे। अच्छा, आपकी जिंदगी फिर ऑप्शन क्या रह जाती है? अडियाला वाले भाई साहब की क्या हालात हैं? अडियाला के अलावा और दरवाजे ज़रूर खुल सकते हैं। अच्छा, जैसे कह लें कोट लखपत का दरवाज़ा भी खुल सकता है, जैसे कि अटक जेल का भी खुल सकता है, और कोई बड़ी बड़ी मच्छ जेलों की भी दरवाजे खुल सकते हैं अगर अडियाला का बंद रहा तो। अच्छा, क्या कहा है? अगर अडियाला का दरवाज़ा बंद रहा तो और दरवाजे खुल जाएंगे तो वहाँ से अंदर भेजने के लिए। अच्छा, तो इसका मतलब आप इमरान खान को निकलवाते हुए नजर आ रहे हैं? मैं इसी तरफ हूँ
क्योंकि ये जो सूरज ग्रहण है ये मीम वालों के लिए, अलिफ आइन लाम ये वालों के लिए, फे वालों के लिए एफ, AIOU, और जी हाँ AEIOU LNY इनके लिए, M के लिए और ROT के लिए और F के लिए ये सूरज ग्रहण फायदा दे रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ इमरान खान साहब जब आएंगे वो तो ठीक है, जोश और खरोश के साथ तो उन्होंने आना है, लेकिन सबज हलाली झंडा भी साथ होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और PTI का झंडा जिसको जनाब हमारे साबका मेरे जो बॉस जनाब ईसा फाइज साहब ने जिस झंडे को ख़त्म करने की कोशिश की थी, या ये कह लें क्योंकि वो तो निशान ही ले गए थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में निशान वो भी देखेंगे आया है दोबारा। अच्छा, 28वें आईनी तरमीम को पूरा होते हुए देख रहे हैं और साथ ही साथ सूबे बनने की बात हो रही है, तो क्या सूबे बन जाएंगे और कश्मीर किसके पलड़े में जाएगा, कश्मीर किसका होता हुआ देख रहे हैं? अच्छा सवाल है। मैं एक बात कर देता हूँ कि मेरी अपनी ख्वाहिश भी थी कि सूबे बनने चाहिए, मैं 20 साल से लिख रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी सोच थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो मेरी सोच जो विश जो डिज़ायर पहुंचने जा रही है, अब वो मुझे कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है ख्वाहिश इंशाल्लाह। ठीक है, लोग कहते होंगे जज्बात में जी 30 सूबे बन जाएंगे, 35 बन जाएंगे। मैं ये समझता हूँ इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में 5 है, गिलगित बल्तिस्तान को भी रखें आप तो जेन में, तो 10 से 11 सूबे हो जाएंगे। 28वीं आईनी तरमीम होगी। बड़े बड़े सूबे टूटते अब जा ये रहे हैं। 28वीं है क्या? जरा थोड़ा सा इस पर रोशनी अगर आप कहें। जी जी डालें डालें। 28 को भूलना ना, क्योंकि 28 फरवरी को जंग हुई थी, ये 28वीं आईनी तरमीम है। अब जरा थोड़ा सा पीछे आते हैं, ये 2026 के डिजिट्स को काउंट करेंगे तो 10 बना, 0 निकालो 1। 28 फरवरी को जंग लगी उसके डिजिट को काउंट करो, 10 0 निकालो 1। ये 28वीं आईनी तरमीम है, ये भी 1 बनता है, 0 निकाले, जो मर्जी कर ले ये मुरूसी सियासत वाले लोग। मैं कह रहा हूँ पेशन गोई है मेरी, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी और नॉलेज ऑफ जफर के हवाले से सूबे तो बनेंगे। अच्छा, अगर इन्होंने सूबे नहीं बनाए, मुरूसी सियासत ने अगर ये नहीं एक सफ पे खड़े हुए, ये बब्बर शेरों मार्शला दे लगन लगे। और इसी टेन्योर में देख रहे हैं होता, इसी मैंने 28वीं तरमीम की बात कर दी और इसी साल होगी 28वीं तरमीम। अच्छा, ये आने वाले 1-2-3 महीनों में देख रहे हैं 2-3 महीने जो इसमें बनेगी। तो क्यों? हुकूमत सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ, इसको ज़हन में रखिएगा। 10 दिसंबर को सैटर्न सीधा होगा, इससे पहले आपने 28वीं आईनी तरमीम देख लेनी। ठीक, जिसने इस साल जो बीजा था, जो पिछले सालों में नहीं जिसने बीजा था, 10 दिसंबर से पहले पहले वो काटेगा। ठीक है। तो ये हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करती हुई देख रहे हैं आप, यहाँ पे टूट सकती है? खूबसूरत सवाल है। आसिफ अली जरदारी साहब हमारे सुप्रीम कमांडर, मैं किसी चैनल पे था 2008 में गालबन, मैं चैनल का नाम भी बता देता हूँ, अपना चैनल ब्रेकफास्ट विद नायला नदीम के साथ बैठा था। मैंने कहा था आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान और इनकी हुकूमत में 2 वज़ीर आज़म होंगे, एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी हुए और दूसरे राजा परवेज़ अशरफ साहब। आसिफ अली जरदारी साहब 2 मरीख के मालिक हैं, 1/12 के खाने के मालिक, अपने हाथ से ले आए सुप्रीम कमांडर PDM खुद मिल के ले आई 1/12 को। तो इनके होते हुए तो ये तो इनको नसीब में कह ले या इनके योग में कह ले या इनके जायचे में कह लें, इनकी कुंडली में कह लें, आसिफ अली जरदारी साहब के, इनको तो 2 वज़ीर आज़म मिलेंगे। अब सदर पाकिस्तान 5 साल पूरे करेंगे, अल्लाह पाक इनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दायमा कायमा अता फरमाए। आमीन। इनकी जिंदगी में 2 वज़ीर आज़म है। शहबाज शरीफ साहब तो गए जी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब दूसरे कौन से आ रहे हैं? महफूज हैं, उतना तो कोई और दिखाई नहीं देता, एक पेज पे हैं। मैंने अभी इंटरनेशनल कि आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, 5 साल के टनोर में दूसरे वज़ीर आज़म आप देखेंगे। अच्छा जी, तो कौन सा नाम है? क्या बिलावल भुट्टो को आप वज़ीर आज़म बना रहे हैं फिर? क्योंकि आपने कहा था मरियम नवाज भी वज़ीर आज़म नहीं बनेंगी, मोहसिन नकवी साहब भी नहीं बनेंगे, तो फिर बिलावल भुट्टो बचते हैं कि बिलावल भुट्टो आ सकते हैं? बिलावल भुट्टो साहब नहीं है, इसमें भी एक इफ एंड बट का मामला है। अगर बिलावल जरदारी भट्टो है आईडी में, आईडी कार्ड देखना पड़ेगा उनका, तो फिर तो वो नहीं बन रहे। अच्छा, इसे नंबर 1। बिलावल भट्टो होते तो BB के मालिक हो जाते, 1/12 के मालिक होते। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ पे नहीं हूँ, क्योंकि बिलावल भट्टो उस वक्त वज़ीर आज़म आएंगे अगर वो बिलावल भट्टो हैं। पहले शादी ज़रूरी है,
शादी होगी पहले। पहले शादी जरूरी है, ये एक अहम बात कर रहा हूँ। अब अक्सर लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म बने वो बुशरा रियाज भट्टो साहिबा के हवाले से बने। मैं कहा उनके लिए ज़रूरी नहीं थी शादी, उन बुशरा रियाज भट्टो साहिबा के हवाले से तो वो बेचारे जेल देख गए, 3 वीनस के मालिक थे। लेकिन बिलावल भट्टो के लिए ज़रूरी है कि वो शादी करेंगे तो उसके बाद है। खान साहब, आपने कहा कि बुशरा बीबी की वजह से वो जेल में गए। जी हाँ, मतलब शादी उनके लिए साजगार साबित नहीं, बल्कि गलत साबित हुई, जी हाँ। गलत फैसला था। क्योंकि जमाइमा गोल्ड स्मिथ जो थी वो 1/12 के खाने की मालिक थी। जब खान साहब के साथ उनकी शादी हुई तो खान साहब ने परवाज ली, अरूज लिया। जब रेहाम खान से शादी हुई तो जो रेहाम थी वो 1 वीनस की मालिक थी, खान साहब डिफेम हुए। बुशरा रियाज भट्टो अकॉर्डिंग टू नेम 3 वीनस की मालिक थी। लोग समझ रहे थे कि इनकी वजह से वज़ीर आज़म बन रहे हैं, मैं गलत बन रहे हैं, इनकी वजह से तो जेल में चले गए। खान साहब को वीनस सूट नहीं करती। वो तो खुद कहती अब आ नहीं है। गई बात बिलावल भट्टो की। बिलावल वीनस का मालिक है तो उसको पहले वीनस चाहिए तो फिर बाद में तो वो देंगे। कब मिलेगा वीनस? शादी कब हो रही है उनकी? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है। इस साल को मंगनी कर लवे बिलावल, उसके लिए लड़की होना ये जरूरी कार्ड है उनकी। बिलावल की कार्ड है कि मंगनी हो जाए या निकाह हो जाए तो फिर कोई कहे चलो वजीर खारजा बना देते हैं, वजीर दाखिला बना देते हैं, रिलेशन में होना जरूरी है। जरूरी है। लेकिन खान साहब अब उसके लिए फिर एक- वीनस वाली लड़की भी तो मिले ना, वो वीनस स्टार की मालिक हो, ये भी तो जरूरी लेकिन है। एक बात बता दूं कि बिलावल भट्टो को जो अल्फ़ाबेटिकली अगर बात करूं तो उनको S नाम की लड़की सूट मिसेस करती है। मिल सकती हैं, N की, WZ की मिल सकती हैं। तब तो मैं कहता हूँ उनके सितारे रोशन हो जाएंगे। तो फिर उनके लिए भी कोई दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन ये आपने सूटेबल नाम बताए हैं कि इन नामों से अगर लड़कियां हो तो उन्हें शादी कर जी लेनी हाँ। चाहिए, तो वो वजारत उनके नाम नसीब में हो सकती जी हाँ, है। जी। अच्छा, अगर इस वक्त पूरी ओवरऑल हम सिनेरियो की बात करें जो कि इस वक्त चल रहा है, तो कश्मीर आपने किसको दिया ये नहीं बताया आपने, जो हमने सियासी सूरत हाल अभी देखी है। गिलगित बल्तिस्तान की मैंने पेशन कोई काफ़ी निजी चैनल्स पे की थी कि ये पीपल्स पार्टी ले जाएगी, और उसके बाद फिर मैंने कहा था जो कश्मीर है ये नून लीग को मिलेगा। तो नून लीग को दे दिया गया। दे दिया गया। अब वो कहाँ से दे दिया गया? वोट भी डाल रहे हो फिर भी कह रहे दे दिया गया, तो बस दे दिया, बस ठीक है, ताकि जरा बैलेंस रहे ना। एक बंदे ਨੂੰ सारा कुछ दिता हो जाएगा, तो बस बराबर के साथ। अच्छा, हम साए मुल्क में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। मोदी को कब जाते हुए देख रहे हैं? हमारी दिली ख्वाहिशात हैं कि मोदी जो है वो जल्द से जल्द जाए। आप क्या कहते हैं, कब जा रहा है? देखिए, मैं इंडिया में था जब ये पहली दफ़ा प्रधानमंत्री इन्होंने आना था, तो मैंने कहा, किसी को पता भी नहीं था, वहम गुमान में भी नहीं था, और मैंने कहा ये प्रधानमंत्री बनेंगे, बिल्कुल वो बन गए। लेकिन मैंने कहा जब इनका तीसरा टेनोर होगा तो उसमें मुश्किलात आएंगी। मोदी के दिमाग की लाइन पे यहाँ पे थोड़ा हिल गई है लाइन। एज को हम देखते हैं तो मैंने एक बात और की थी, पिछले साल ही की थी, जब उसने इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था, तो मैंने एक बात की थी कि मोदी ने बड़ी गलती कर दी है, और पाकिस्तान हफ्ते को जंग भी जीतेगा, और हम 5, 7, 8 त्यारे भी गिराएंगे, राफेल भी गिरेंगे वो। और मैंने ये भी कहा था डिफेम होगा। अभी भी दिमाग की लाइन जो है वो मोदी की सीधी तो नहीं होगी ना। इस एज में जो मोदी इस वक्त फैसले कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, डिफेम की तरफ गए हुए हैं। और दूसरा ये है कि अभी जो मैं समझ रहा हूँ कि मोदी चाहे अपना टेनोर पूरा कर ले, लेकिन जो नेक्स्ट इलेक्शन है कांग्रेस जो है वो जीतेगी, लेकिन मुख्तलिफ जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। नेक्स्ट इलेक्शन वो नहीं ले। राहुल गांधी वज़ीर आज़म? राहुल गांधी नहीं मैं समझ रहा, क्योंकि वो 1/7 के खाने के मालिक हैं, ये 1/12 का है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी भी बने। जी, कश्मीर के हवाले से 5 अगस्त भी आ रहा है, जो हमारे कश्मीर भाई हैं, मकबूजा कश्मीर जिस पे जुल्म सितम हो रहा है, उनके लिए मैं एक अच्छी बात ज़रूर करूँगा आपके चैनल के तवस्सुत से, कि जब कांग्रेस आएगी तो जो कश्मीर जो पहले वाली हालत में था उसी हालत में आ जाएगा। इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है
उसके वही ऑर्डर। फैसला दे। जी। ज़बरदस्त, बहुत Thank you so शुक्रिया। much. हमारे साथ एम ए शहजाद खान साहब मौजूद थे, माहिर इल्म नजूम, और बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने की हैं प्रेडिक्ट, जो कि पहले भी उनकी प्रेडिक्शन सही साबित होती रही हैं, तो इस बार भी उनकी प्रेडिक्शंस हम देखते हैं कि किस हद तक सही बैठती हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपको हिम्मत जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे, लेकिन इस ब्रेक के हमारे बाद साथ से विदाज। वेलकम बैक। अभी का हमारा मौजू है को डिपेंडेंसी, या फिर इसको आम जुबान में बीमार प्यार भी कहा जाता है। ये एक ऐसी इस्तिलाह है, एक ऐसी जज्बाती कैफियत है जिसमें इंसान अपनी खुशी, ज़रूरियात, एहसासात और हत्ता कि अपनी शनाख्त तक को नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी का मरकज़ किसी और शख्स को बना लेता है, और ऐसे रिश्ते में मोहब्बत की बजाय जज्बाती इन्हिसार गालिब आ जाता है। और बहुत सी चीज़ें हम इसमें देखते हैं कि मुतासिर होती हैं, रिश्ते मुतासिर होते हैं, रिश्तों का सुकून गारत हो जाता है। तो ये क्या कैफियत है, इस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, तो हमारे साथ डॉक्टर अबुल हसन माहिर नफ्सियात मौजूद हैं। को डिपेंडेंसी है क्या, ये इन्हीं से जान। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। और पहले तो ये टर्मिनोलॉजी क्या है, को डिपेंडेंसी, इसको समझा दीजिए, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं वन बाय वन आपसे कि इस के जो शिकार अफराद हैं उनका इलाज या देखिए, सूरत हाल के साथ। को से मुराद दो, डिपेंडेंट मुनहसर किसी के ऊपर, तो दो लोगों का डिपेंडेंट होना ज़रूरी होता है। एक किसी के ऊपर इस हद तक डिपेंडेंट हो जाए, इसमें जो को डिपेंडेंट है ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न है दो लोगों के बीच में, जिसमें कोई एक शख्स जो है वो सेक्रीफाइस करता है अपना टाइम, अपना प्यार वो खुश करने के लिए, दूसरों के प्रॉब्लम को फिक्स करेगा, उनको इनेबल करेगा, उनको सपोर्ट करेगा, और एक पुअर रिलेशनशिप में चला जाएगा। ये उस शख्स का मसला है, और वो क्या करेगा, उसकी कोशिश होगी कि जो भी जिससे वो प्यार कर रहा है या उसके करीब है उसको खुश रखे, उसके हर मसले का ख्याल रखे, और उसको कोई तकलीफ़ ना होने दे। अपनी इस शख्स की जो सेल्फ बाउंड्रीज़ हैं वो बहुत पुअर होती हैं, वो अपने लिए नहीं सोचता, वो दूसरों के लिए सोच रहा होता है। अमूमन ये चीज़ें हमें ऐसे फैमिली बैकग्राउंड्स में नज़र आती हैं जहाँ पर किसी तरह की साइकेट्रिक इलनेस हो, या कोई ऐसा क्रॉनिक मसला, बीमारी चल रही हो, या ड्रग एडिक्शन का मसला हो, या घरों के अंदर लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो वहाँ पर अमूमन घर के अंदर कोई भी एक घर का फ़र्द, माँ है, बहन है, बेटी है, तो वो किसी उस शख्स के लिए जो कि प्रॉब्लम में है उसके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहा होता है। तो वो क्या सोचता है कि इसको खुश रखना, इसकी तकलीफ़ों को दूर करना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो वो जो शख्स है, कोई भी एक शख्स जो ड्रग एडिक्ट है या साइकेट्रिक पेशेंट है या किसी ऐसे मसले में मुब्तला है, तो वो फिर क्या करता है, वो अपना तो उसका मसला चल रहा होता है, ये जो को डिपेंडेंट है ये हर वक्त उसके लिए ये सब कुछ करता रहेगा। इवन क्या करेगा, उसके लिए एक्सक्यूज़ बनाएगा, उसके लिए अपनी ज़िंदगी के पैटर्न को ख़राब करेगा और सब कुछ करेगा। इसको हम कहते हैं को डिपेंडेंसी, लव एज ए डिज़ीज़, यानी इतना प्यार कि वो बीमार हो जाए, तो इसको हम बीमार प्यार करते हैं। अमूमन हमें घरों में माएँ, बहनें और बेटियां जो हैं वो नज़र आती हैं। अब आपके घर के अंदर एक बच्चा है जो कि खुदा न खास्ता ड्रग एडिक्शन में चला गया है, अब वो उसका मसला है और वो ड्रग डिपेंडेंट है, और अब आप क्या हैं, आप उस बच्चे पे डिपेंडेंट है। तो वो ड्रग डिपेंडेंट, आप बच्चे पे डिपेंडेंट। अब उसकी खुशी है ड्रग करना, और आपकी खुशी है उसको खुश रखना, बचाना, उसको खुश रखना। वो तकलीफ़ में है तो आप तकलीफ़ में है, वो खुश है तो आप खुश है। अब उसकी खुशी के लिए आप सब कुछ करेंगे। वो कहेगा मैं इस बात में खुश हूँ कि आप मुझे नई मोटरसाइकिल लेके दें, तो आप उसको ले देंगे, हर चीज़ मानते हैं। वो कहेगा मुझे गाड़ी ले दें, मुझे बिजनेस करवा दें, मुझे ये करें, मुझे वो करें। इवन जो है जो को डिपेंडेंट है वो हर वो काम करने के लिए तैयार होता है जो उसके घर के अंदर एक प्रॉब्लमेटिक शख्स मौजूद होता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बिहेवियरल इशू है, अमूमन सीखा जाता है। हमारे आपने देखा घरों के अंदर हमारे बेटियों को सिखाया जाता है, बाप का ख्याल रखो, भाइयों का ख्याल रखो, शौहर का ख्याल रखो, बेटों का ख्याल रखो। तो वहाँ पे जब हम बचपन में ये चीज़ें सीखते हैं, तो जिन बच्चे या बच्चियों के अंदर टेंडेंसीज मौजूद होती हैं उनके अंदर को डिपेंडेंसी जो है जन्म ले लेती है। अच्छा, कुछ ऐसे रिश्ते हैं डॉक्टर साहब जिनके साथ उन्स होना, मोहब्बत होना या उनके लिए केयरिंग होना, ये तो फितरी अमल है। चाहे इस तरह बच्चों के लिए उसकी औलाद हो गई, या बहन भाई हो गए, या जो करीबी रिश्ते हैं, जो ब्लड रिलेशंस हैं, उनके लिए तो आप केयरिंग होते ही हैं। तो ये तफरीक कैसे की जाए कि ये
नेचुरल है या ये को डिपेंडेंसी का शिकार कोई शख्स हो चुका है? ये जो मामूली सा फ़र्क है, इसकी निशानदेही, इसकी तशख़ीस कैसे होगा? मैं आपको छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। आपके घर के अंदर 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे बिज़नेस करना चाहते हैं और दोनों ने कहा कि हमें 1 मिलियन दे दें। आपने दोनों को 1 मिलियन दे दिया। एक बच्चा गया, उसने जाके अपना बिज़नेस किया और उसको डबल कर लिया। दूसरा गया और उसने जाके अपने 1 मिलियन को ज़ाया कर दिया। वो आके माँ से कहेगा कि जो मुझे पैसे मिले तो वो ठीक नहीं थे, ठीक है, और मैं जो हूँ इस तरह कर भी नहीं सकता। अब माँ क्या करेगी? अगर माँ जो पहला काम किया पेरेंट्स ने वो है सपोर्ट, हेल्प, और जब दोबारा करेंगे तो वो इनेबलिंग है, यानी को डिपेंडेंसी। अब वो नुकसान कर आया, अब आपने क्या किया? अजाला किया, और अब आप करते चले जाएंगे। वो नुकसान पे नुकसान करता चलेगा, आप अजाला कर। देखिए, अमूमन माएँ बच्चों के होमवर्क करती हैं, छोटी उम्र से शुरू हो जाता है। बच्चे आए, आजकल स्कूलों में काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो भी है ये बच्चों की जिम्मेदारी है ना करना। तो क्या होती है, माएँ बैठ के काम कर रही होती हैं। अच्छा, जब वो एग्ज़ाम का वक्त आएगा तो बच्चे ने तो कुछ किया नहीं है, माँ ने किया हुआ था ना, तो बच्चा रिज़ल्ट क्या लाएगा? पुअर, 0। तो माँ क्या करेगी? उसको कन्फ्रंट करेगी, मैंने तेरे लिए इतना किया और तूने क्या किया। फिर माँ गिल्ट में चली जाएगी, फिर उसको एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी। वो कहती है कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तो आप एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। देखिए, हेल्दी रिलेशनशिप होना जिसमें आप अपने बच्चों को, आप अपने घर वालों को, आप अपने स्पाउस को, आप अपने कलीग्स को जो है सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं, ये प्यार है, ये मोहब्बत है और इसको हम एक नॉर्मल। लेकिन अगर आप किसी के लिए इतना परेशान हो जाएं कि वो तो आगे बढ़ नहीं रहा और आप भी नहीं बढ़ रहे, तो ये को डिपेंडेंसी है। इस को डिपेंडेंसी में इस हद तक रिश्ते ख़राब होते हैं कि जो कर रहा होता है, जो को डिपेंडेंट होता है, उसके लिए बहुत मसाइल आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके पास एक देखिए ना वजह बन गई है। आपके घर के अंदर एक कोई प्रॉब्लमेटिक शख्स है या आप किसी से प्यार करते हैं। अमूमन आप ये देख लीजिए, ये जितने बच्चे बच्चियाँ आपस में आजकल जो है वो लव बर्ड्स बने होते हैं, तो उसमें भी तो यही होता है ना। पहले खून से ख़त लिखा करते थे, अब जो है सारी सारी रात, सारा दिन जागना, खड़े रहना, एक दूसरे के लिए वो करना, ये सब एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। और उसमें फिर क्या होता है, हम एक दूसरे को तकलीफ़ दे रहे होते हैं और तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं, उसमें फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए जब कोई भी को डिपेंडेंट आपके घर के अंदर मौजूद है, वो कभी भी उस डिपेंडेंट शख्स को ठीक नहीं होने देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि मोहब्बत और लव बर्ड्स या फिर इवन पार्टनरशिप में भी यही कुछ होता है कि एक बंदा जो मोहब्बत में इतना गिरफ्तार होता है कि वो सब कुछ उसकी खुशी के लिए करने के लिए तैयार हो जाता है, और जो दूसरा है वो उसका फ़ायदा भी उठा रहा होता है एक तरह से, कि उसकी जज्बाती, उसे पता होता है कि वो बड़ा इमोशनल है, किस तरह से उसका फ़ायदा उठाना है, वो फिज़िकली सही, वो इमोशनली सही, वो मेंटली सही, वो फाइनेंशियली सही। तो अपनी लिमिट्स को क्या फिर हमें अपनी बाउंड्रीज डिसाइड करनी होगी कि ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, इससे आगे मैंने किसी को खुश करने के लिए या किसी पे कुर्बान जाने के लिए अपनी जान जोखम में नहीं डालनी है, या अपने आप को इतना निगलेक्ट नहीं कर देना, इतनी तकलीफ़ में नहीं डाल देना। ये मेरी लिमिट्स हैं। वो चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपका कोई मोहब्बत का रिलेशन है, लेकिन एक बाउंड्री तय करना ज़रूरी है। क्या इस तरह से किया जा सकता है और फिर उससे बचा जा सकता है को डिपेंडेंसी से? देखिए, सबसे पहले जो को डिपेंडेंट है उसको हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि वो 24/7 किसी के साथ एंगेज है और उसी के बारे में सोच रहा है। आप ये देखें, उसकी तमाम साइकोलॉजिकल एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ हो रही है, वेस्ट हो रही है उस शख्स के लिए जो कि बीमार है या प्रॉब्लम में, चाहे वो बेटा है, चाहे वो कोई भी है। उसमें अब ये जो शख्स है, इसको हेल्प की ज़रूरत है, इसको हमने डिटैच करना है। जब तक हम डिटैच नहीं करेंगे, वो उसी मसले का शिकार रहेगा। और ये आप ये देखें ना, ऑटोमेटिकली हो रहा होगा, वो उसी के लिए सॉरी फील करेगा, उसी के लिए एक्सक्यूज़ेस बनाएगा, उसी के लिए परेशान होगा, उसी के लिए मसाइल का शिकार होगा। अमूमन हमारे पास जब बच्चे बच्चियाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो मैंने देखा है कि घर वाले इस हद तक परेशान हो जाते हैं कि वहाँ पर उनका जवां साल बेटा या बेटी क्या कर रहे होंगे, क्या मसाइल। डॉक्टर साहब, ये जो डिटैचमेंट का प्रोसेस है, इसका आगाज़ कहाँ से होगा? क्या ये घर पे भी हो सकता है या किसी माहिरीन की इसकी हेल्प की ज़रूरत? देखिए, मैं आपको बताऊँ, इसमें अगर घर के अंदर कोई साइकेट्रिक पेशेंट या ड्रग एडिक्ट है, तो फिर तो डिटैचमेंट के लिए वो जो ड्रग एडिक्ट है उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और फैमिली को काउंसलिंग की ज़रूरत है। ठीक है। लेकिन अगर आप घर के अंदर भी कर रहे हैं, तो जो को डिपेंडेंट है उसको ये बात कोई भी प्रोफेशनल
अपने ट्रीटमेंट में बताएगा कि आपको डिटैच कैसे होना है, आपको अपने आप को कैसे करना है। जब आप नो कहते हैं तो आपको गिल्टी नहीं होना, जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो आपको गिल्टी नहीं होना। आपकी एंग्जाइटी किसी शख्स के लिए नहीं बढ़नी चाहिए, आपको अपने ऊपर काम करना है ताकि आप किसी शख्स की वजह से अपना नुकसान ना करें। तो हमें आप ये देखें टीवी ड्रामास में दिखाया जाता है कि किसी से प्यार करना इस हद तक कि उसके लिए अपनी जान दे देना, तो ये अमूमन दिखाया जाता है, लेकिन ये गलत है। हमने जब मुआशरे में लोगों को आगे बढ़ाना है तो लोगों की हेल्प करें, इनेबल नहीं करें। हेल्प और इनेबलिंग में बहुत ही थोड़ा फ़र्क है। हेल्प किसी की जब आप मदद करते हैं और वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं ना कि किसी को मछली ना दें, मछली पकड़ना सिखा दें, तो ये हेल्प है। और किसी को रोज़ाना एक मछली गिफ्ट करना, खाने के लिए देना, तो ये इनेबलिंग है। तो आप उसको हैंडीकैप कर रहे हैं। ये जितने मांगने वाले हैं, हमारे घरों के अंदर मांगने वाले हैं, बाहर मांगने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इनेबलर्स हैं ना, को डिपेंडेंट है। हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उनको खैरात देते हैं, उनको चीज़ें देते हैं और उनको नवाजते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हम देखते हैं हमारा पेरेंट्स का तो यही वतीरा है कि बच्चा जो है वो ज़िद करेगा तो हम उसे नवाज देंगे, बच्चा दोबारा आएगा वो गलती पर होगा लेकिन फिर भी वो ज़िद कर रहा होगा तो हम उसको खुश करने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। यही करते करते वो बचपन से टीनेज से जवानी में आते हैं और फिर जवानी के बाद उनका अगला सफ़र शुरू होता है, तो वो आगे जाके अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी वही कुछ करते हैं या फिर अपने वर्क प्लेस पर भी वही कुछ कर रहे होते हैं, दूसरों को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, दूसरों को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं या उनसे अपना मतलब निकलवा रहे होते हैं, जैसे वो पेरेंट्स हमेशा रो कर या इमोशनली उन्हें ब्लैकमेल करके कर रहे होते हैं। तो हमें अपनी पेरेंटिंग से अपने असूल बदलने होंगे ताकि हम इस तरह के बच्चे या इस तरह की फैमिलीज़ या इस तरह के लोगों को जो है ना वो सपोर्ट की बजाय सपोर्ट सिस्टम उनका बंद करें और लोगों में बेहतरी और सुधार पैदा करें, बजाय इसके कि हम को डिपेंडेंट जो है फैमिलीज़ को बढ़ावा दें और इस तरह के लोगों को पैदा करें। देखिए ये जो पैटर्न्स है ना, ये हमें घरों से शुरू करना है। हम एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, नॉर्मल सोशल सर्कल में रह रहे होते हैं। अच्छा, उस हर बंदा को डिपेंडेंट या ड्रग एडिक्ट या प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। जिनके अंदर टेंडेंसीज होती हैं, माँ के 4 बच्चे हैं ना तो वो चारों से प्यार एक जैसा करेगी, लेकिन अगर किसी एक बच्चे के अंदर टेंडेंसीज मौजूद हैं कि वो बिगड़ रहा है तो माँ क्या करेगी, ज़्यादा टाइम उसको देगी, माँ ज़्यादा केयर उसकी करेगी, और क्या होता है उसमें वो ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये जो प्यार माँ उस बच्चे के साथ कर रही है ये कोडिपेंडेंसी है या हेल्प है या उसकी केयर कर रही है, तो वहाँ पर फिर मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। देखिए तो ऐसी सूरत में करना क्या है, जाते जाते अगर वो बता दें आपके अगर इस तरह हो रहा है तो फिर वहाँ पर माँ बाप को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले माँ बाप को ये देखना चाहिए कि क्या आपके बच्चे कोई भी बाहर गया, स्कूल कॉलेज काम, क्या रिज़ल्ट ठीक ला रहे हैं? अगर तो रिज़ल्ट ठीक है इसका मतलब है आप ठीक हैं, और अगर आपके बच्चे रिज़ल्ट्स गलत ला रहे हैं और फिर भी आप उनकी हेल्प कर रहे हैं तो इसका मतलब आप गलत हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अगर मामला ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाना होगा। देखिए, काउंसलिंग, बातचीत किसी भी मसले का हल है, वो सिखाती है आपको कि आपको अपने आप को साइकोलॉजिकली किसी से डिटैच कैसे करना है, और आप एक दफ़ा डिटैच हो जाएं तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं और चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ बढ़ जाती हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अबुल हसन साहब। ये डिटैचमेंट जो है ये ज़रूरी है। हमारे प्यारे रिश्ते, हम उनसे प्यार करते हैं, एहसास करते हैं, लेकिन वो बिगाड़ की वजह ना बन जाए, इसके लिए हमें अभी से इन्हें नोटिस करना होगा। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे बिगड़ते हुए मौसम की और पल पल जो बदलती सूरत हाल है मौसम की, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे हमारे साथ। लेकिन इस ब्रेक के बाद से प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और कुछ मौसम की बात करते हैं। लाहौर समेत इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, मौसम खुशगवार हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बारिश रहमत की बजाय जहमत भी बन चुकी है, क्योंकि निशेबी मकामात पर पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो चुकी है। बिल्कुल, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि दर्जात में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता है, इस पर बात करते हैं। साकिब हुसैन साहब, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात, हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये नया स्पेल कहाँ कहाँ पे असरअंदाज होगा, इसका दौरानिया कितना होगा? ये बिल्कुल एक जो करंट स्पेल है जिसकी वजह से सिंध में भी काफ़ी बारिशें हुई हैं और पंजाब में भी बहुत बारिशें हुई हैं, लेकिन अब ये सिस्टम जो है ये इंडिया की तरफ मूव कर गया है और आइंदा 24 घंटे के दौरान जो है वो पंजाब समेत कश्मीर और KPK में जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर
बारिश होगी, लेकिन ये उस इंटेंसिटी की नहीं होगी जो पिछले दिनों में थी। उस आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल्स हैं लेकिन लिमिटेड एरियाज़ में। ये सिस्टम ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हो गया। 24 घंटे के बाद ये जो सिस्टम है ये इसकी इंटेंसिटी काफ़ी हद तक कम हो गई है। एक नया सिस्टम आ रहा है 8-9 तारीख को, जो कि पाकिस्तान के जो पंजाब के अजला है, मुख्तलिफ अजला, उसको अफेक्ट करेगा, जिसमें सिंध के कुछ इलाके हैं और पंजाब के जो साउथ पंजाब है, ख़ास तौर पर डीजी खां के इलाके हैं, इनको भी अफेक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा साकिब साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि अभी वाला जो स्पेल है वो ऑलमोस्ट निकल चुका है पाकिस्तान से और भारत का रुख इख्तियार कर चुका है, भारत की तरफ चला गया है, लेकिन जो अगला स्पेल है वो 9 से आप कह रहे हैं शुरू हो जाएगा। तब तक बारिशें नहीं होंगी या हल्की फुल्की रेनफॉल हमें देखने को मिलेगी? और फिर जो अगला आप कह रहे हैं स्पेल दाखिल होने जा रहा है पाकिस्तान में, वो कितना शिद्दत इख्तियार करेगा? ये 24 से 48 घंटे के दौरान तो एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है, उसकी वजह से जो है KPK और कश्मीर में बारिशें हो सकती हैं। अदरवाइज़ जो हवा का कम दबाव जो कि जिसने पिछले दिनों बारिशें दी थी वो फ़िलहाल इंडिया की तरफ मूव कर गया है। जो 8 और 9 तारीख को जो इस दौरान जो आगे आने वाले दिन हैं, इनमें जो है आइसोलेटेड हल्की जो लोकल डेवलपमेंट होती है, जो हीटिंग की वजह से क्लाउड बन जाते हैं और बारिश हो जाती है, वो तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन सिस्टम के तहत कोई ऐसी रेनफॉल नहीं है 48 घंटे के बाद। उसके बाद 9 तारीख को एक सिलसिला है जो मरतूब हवाएं हैं जो खलीज बंगाल और बहरे अरब से मुसलसल पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं, जिसकी वजह से 9-10 को जो है वो ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब और सिंध के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हैं, यहाँ पर बारिशों के इम्कानात हैं। ठीक है साकिब साहब, किन किन दरियाओं में तुग़यानी का या सैलाबी सूरत हाल का ख़दशा है? और अभी इस वक्त क्योंकि वकेशंस बच्चों की चल रही हैं और आखिरी महीना है, बहुत से लोग नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करते हैं। मरी की मुख्तलिफ फुटेजेस विजुअल्स हम देख रहे हैं कि बहुत वहाँ पे नदी नाले भिपरे हुए हैं, बारिशों की बहुत सूरत हाल है, तो वहाँ पर ट्रैवल करना सेफ़ होगा? वहाँ पर सूरत हाल क्या है इस वक्त? फिलहाल ये वाला जो सिस्टम जो 9-10 को आ रहा है, ये पंजाब के अजला को अफेक्ट, क्योंकि ईस्टर्न साइड से आ रहा है, इंडिया की तरफ से हवाएं आ रही हैं और जिसकी वजह से पंजाब और सिंध के इलाकों को पहले अफेक्ट करेंगे। तो अगर मरी की बात करें तो मगरबी हवाओं का सिलसिला जो ज़्यादातर अफेक्ट करता है मरी को, और पंजाब के जो तमाम अजला है, ख़ास तौर पर लाहौर, जो हमारे मुल्तान, इसके अलावा डीजी खां और डीजी खां के जो हिल टोरेंट एरियाज़ हैं उनमें भी फ्लैश फ्लडिंग के चांस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ शुमाली पंजाब की तरफ चले जाएं तो इसमें सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, तो हम ज़्यादा बारिशें जो है वो प्लेन एरियाज़ में हैं जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कैचमेंट दरियाओं के आते हैं, उसमें है। जो कश्मीर वाली साइड जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पे फ़िलहाल हल्की बारिश है, लेकिन जब ये सिस्टम करीब आता है तो रेनफॉल जो है कैचमेंटों में भी स्टार्ट हो जाती है, तो जो ईस्टर्न रिवर्स हैं इनमें जो है वो फ्लो राइज हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से आपने साकिब हुसैन साहब कहा कि भारत की तरफ स्पेल चला गया है, वहाँ अगर ज़्यादा बारिशें हो जाएं और पानी उनसे ज़्यादा हो जाए कैपेसिटी से, तो फिर वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ देते हैं, उसकी वजह से भी हमारे दरियाओं में तुग़यानी देखने में आती है और जो दरियाओं के किनारों पर मौजूद आबादियाँ हैं वो भी ज़ेर आब आ जाती हैं। तो क्या इसका भी खदशा मौजूद है? अच्छा, इसका ये होता है कि अगर तो इंडियन साइड के डैम्स भरे हों तो तब वो रिलीज़ करते हैं जो सतलुज और ब्यास जो रिवर है, इस वक्त उनके डैम्स अभी फुल नहीं हुए और तकरीबन मोर देन 50% खाली हैं। तो वो जो बारिशें कैचमेंट डैम के दूसरी तरफ होती हैं वो तो डैम्स के अंदर वो पानी स्टोर कर देते हैं, लेकिन डैम्स के नीचे और पाकिस्तान के दरमियान वाले इलाके में जो बारिशें होती हैं वो उसका पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है, लेकिन वो इतना ही फ्लो रेट इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो तंग करे। तंग उसी वक्त करता है पाकिस्तान के एरिया को, या अफेक्ट उसी वक्त करता है
जब वो डैम से रिलीजेस करते हैं। फिलहाल अभी उनके डैम्स जो है अभी सूरत हाल 50% इतनी ख़राब नहीं हुई है कि पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया। साथ डॉक्टर साकिब हुसैन से मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर मैट। और आगे बढ़ते हैं और बताएं आपको कि हर साल 4 अगस्त को दुनिया भर में उल्लुओं का आलमी दिन मनाया जाता है नाज़रीन। तो जिसका मकसद भी ये है कि इस मुनफरिद और अहम परिंदे के बारे में आवाम में आगाही पैदा की जाए और कुदरती मस्कन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए उन्हें, और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ दिया जाए। बिल्कुल, उल्लू कुदरती माहौलियाती निज़ाम का एक अहम हिस्सा भी है और चूहों और दीगर नुकसानदेह जानवरों की तादाद को काबू में रखकर ज़रई ज़मीनों और माहौल के तवाज़ुन को ये बरकरार रखते हैं और इसमें अहम किरदार है इनका। तो माहिरीन ये कहते हैं नाज़रीन कि जंगलात की कटाई और माहौलियाती आलूदगी, गैर कानूनी शिकार और कुदरती मस्कन की तबाही के बायस उल्लू की कई अक़साम ख़तरात से दोचार हैं। तो इनका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो भी हम सब जिम्मेदारी है। जी हाँ, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है, तो हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।